सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा 4th चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आज वन शॉट लेने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है वन शॉट का। पार्ट 1 हमने पहले ही पिछले लेक्चर में बना दिया था, उसके अंदर बेसिकली हमने हाफ ऑफ द चैप्टर इसको खत्म कर दिया था और ये समझ लिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, प्रेम्बल क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने जाना था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जाना था। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया था। अब आज हम लोग बाकी के हाफ जो टॉपिक्स है उनको लेने वाले हैं। तो देखो बेसिकली पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये समझो देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपने जान लिया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर मदद कैसे करता है हमारे समाज के अंदर इक्वालिटी जस्टिस। मतलब देखो प्रेम्बल जो है हमारा, उसके अंदर हमें बताता है कि हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एम क्या है। हम चाहते हैं जस्टिस लाना, कि समाज में जस्टिस सबको मिले, इक्वालिटी रहे, फर्टर्निटी रहे, मतलब सब भाईचारे के साथ रहे, प्यार से रहे। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगी? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे ऐसे लॉ और एक्ट बनाता है जिनकी मदद से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है, अब बेसिकली वो लॉ और एक्ट क्या ऐसा कर देते हैं जिसके वजह से आपको ये मतलब बेसिकली जस्टिस, इक्वालिटी और फर्टर्निटी मिल जाएगी समाज के अंदर। तो उसी के बारे में बेसिकली आगे का टॉपिक है कि बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पाने में मदद करती है और इक्वालिटी, जस्टिस और जो भी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो मिल पाती है हमें। ठीक है, तो उसी के बारे में आगे के टॉपिक्स है। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टॉलरेंस। ठीक है, अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखो टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से इसे सहना बोलते हैं, सहनशीलता बोलते हैं। जैसे मान लो आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा है, आपको बहुत ज़्यादा सुना रहे, आपने पेपर में कम मार्क्स लाए, आपको बहुत ज़्यादा डांट रहे, चिल्ला रहे, बोल रहे, उल्टा पुल्टा सुना रहे आपको। अब ऐसे टाइम पर आप चुपचाप सारी बातें सुनते रहते हो, आप उल्टा जवाब उन्हें नहीं देते हो। ठीक है, चुपचाप सारी बातें सुन रहे हो, सह रहे हो, जितना मतलब बोल रहे बोलने दो। आप अंदर अंदर दुखी हो लेकिन फिर भी बातों को सुनकर सह ले रहे हो। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आप सह रहे हो उन बातों को, आप उल्टा जवाब नहीं दे रहे हो ये सोचकर कि कहीं बोल दूंगा तो और झगड़ा बढ़ जाएगा और मम्मी सुनाने लगेगी, इससे अच्छा चुपचाप रहो, सारी बातें सह लो, चुपचाप से सहते रहो। ठीक है, तो इसी को टॉलरेंस बोला जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को सहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन हो, मान लो एक आदमी जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उसके साथ ही में आपको पेपर में के बाजू में ही बैठा दिया गया है। अब आप पेपर से उठ भी नहीं सकते, आपका घाटा हो जाएगा, और उसको भी उठा नहीं सकते क्योंकि आपका कोई उसमें बस नहीं है कि मतलब आप जाकर उसको उठा दो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपको उस आदमी को सहना पड़ेगा। तो इसी को टॉलरेंस बोला जाता है। जब हम किसी भी पर्सन को सहते हैं या फिर कोई पर्सन की बातों को सहते हैं या फिर किसी भी चीज़ को सहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो उसी को टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों की डेफिनेशन दी गई है और कुछ बातें हैं टॉलरेंस के बारे में, ताकि आप ये समझ सको कि हमारे जो लॉज बनाए गए हैं कि समाज के अंदर लोग लड़ाई झगड़े ना करें, कि इक्वालिटी रहे समाज के अंदर, वो किस तरह से मदद करती है कि समाज में शांति भी बन जाती है और लोग भाईचारे के साथ भी रह जाते हैं, सबको जस्टिस भी मिल जाता है और इक्वालिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर आपको आगे की चीज़ें समझ आ जाएगी। सो देखो सबसे पहला जो बेसिकली लाइन है उसके अंदर एक बेसिकली डेफिनेशन दी गई है, बताया गया है कि मतलब इनके हिसाब से एक लाइन दे दी गई है बेसिकली टॉलरेंस से रिलेटेड, कि टॉलरेंस हम किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं देखो कि देखो इनका नाम बेसिकली है सैमुअल गोल्डविन। ठीक है, इनके हिसाब से देखो कि क्या होता है टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। देखो हम अपनी जो ज़िंदगी जीते हैं, यानी 90% ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी हम अपनी जो ज़िंदगी जीते हैं, हमारी 90% जो ज़िंदगी है उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ गेटिंग ऑन विथ पीपल वन कैन नॉट स्टैंड। यानी क्या कि देखो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन लोगों के साथ जीते हैं उनमें से 90% मतलब 90% जो लोग हैं वो लोग होते हैं जिनके साथ हम खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, फिर भी हम खड़े रहते हैं उनके साथ में, उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही काम करते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ करते हैं, लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो ऐसी इसी को बेसिकली टॉलरेंस कहा जाता है। जैसे मान लो आप पेपर देने गए, अब पेपर के बाजू में एक ऐसा लड़का बैठ गया जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई भी कारण हो सकता है, मान लो हो सकता है कि वो आप किसी लड़के को पसंद कर देते हैं और वो लड़की इसी से सेट हो गई है। अब ऐसे टाइम पर आपको जलन होगी उस लड़के से, आपको गुस्सा भी होगा अंदर कि अरे ये तो वही लड़का है, तो आप उस लड़के को पसंद नहीं करते हो, बट वो आपके उसको बेसिकली आपके बाजू में ही क्योंकि बैठा दिया गया है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पर आप अपने आप को रोकोगे, चुपचाप से रहोगे, कुछ नहीं करोगे, वो उधर बैठा है उसकी प्रेजेंस को आप सहोगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे टाइम पर, तो इसी को टॉलरेंस बोला जाता है। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जिनको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर भी उनके साथ जब हम रहते हैं, सारी चीज़ों को सहते रहते हैं, तो उसी को टॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो टॉलरेंस
से ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी एबिलिटी है, क्योंकि देखो ये हर एक के पास नहीं होती, कि हर एक आदमी सह नहीं पाता है। कई बार होता है कुछ लोग होते हैं कि तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। मान लो आपके घर वाले हैं, ठीक है, आपकी मम्मी पापा कुछ उल्टा बोल रहे हैं आपको, ठीक है, मतलब आपने कुछ बोल दिया मम्मी पापा कल से मैं जाऊँगा चरस गांजा बेचूंगा, ठीक है, आपने बोल दिया ये जाकर कल से मैं चरस गांजा बेचूंगा, मेरा देखो दोस्त बेचता है, उसका बंगला खरीदा गया, मैं भी जाता हूँ बेचता हूँ। अब ऐसे टाइम पे होगा आपके मम्मी पापा चिल्लाएंगे ये कौन सा काम होता है, ये काम धंधा तेरे को करने के लिए पढ़ाई लिखाई देके चरस गांजा बेचने के लिए। तो हो सकता है आपके घर वाले आपको 2-3 मतलब मार भी दे, थोड़ा बहुत चाटा वाटा। तो हो सकता है ऐसे टाइम पर अगर आप अपने अंदर ये सहनशीलता नहीं रखते हो, यानी आप सह नहीं पाते हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको 2 बात क्या बोल दी, आप सीधा घर छोड़ के भाग रहे हो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, या फिर आपने उल्टा कुछ जवाब दे दिया, मतलब इसमें कुछ अब्ध शब्द बोल दिए अपने घर वालों को। इसकी वजह से जो छोटा सा इशू था उसको आपने बहुत बड़ा इशू बना दिया, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आपने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया आप अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर कि लोगों के पास ये जो टॉलरेंस की जो एबिलिटी है, यानी कि सहन करने की जो पावर है, ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमारे जो गौतम बुद्ध थे पहले के टाइम पे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक बात कही थी टॉलरेंस से रिलेटेड, मतलब सहनशीलता जो है उससे रिलेटेड, कि देखो सहनशीलता जो है यानी सहने की जो एबिलिटी है, इसके अंदर खाली ये नहीं आता कि आप किसी भी चीज़ को सहते कितना हो, ठीक है, इसके अंदर ये भी आता है कि आप जिस आदमी को सह रहे हो उसके बातों को भी आप समझ सको, ये भी समझ सको बेसिकली कि आप क्यों उसको सह रहे हो, यानी आपको क्यों वो आदमी पसंद नहीं है, उसके व्यू पॉइंट को समझो कि आखिर वो आदमी ऐसा क्यों है जिसके वजह से मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बिलीव्स को समझो, और उस आदमी की जब हम रिस्पेक्ट करने लगते हैं, यानी कि अपने दुश्मन से जब हम प्यार करने लग जाते हैं और तब उसे हम सहते हैं, तो उसको असली टॉलरेंस बोला जाता है, सहनशीलता बोली जाती है। मतलब गौतम बुद्ध की बेसिकली ये डेफिनेशन थी टॉलरेंस से रिलेटेड। तो वही बातें यहाँ पर भी लिखी गई है कि जब हम सामने वाले की बातों को, उनके बिलीव्स को और उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी को टॉलरेंस बोला जाता है। बेसिकली आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर वाले हैं, ठीक है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा सुना रहे, आपने घर वालों को बोल दिया मम्मी पापा कल से जाऊँगा चरस गांजा बेचने के लिए। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है होएगा ही वैसे तो कि आपके घर वाले आपको चिल्लाएंगे, बोलेंगे उल्टा सीधा कि देखो ये गलत काम होता है, यही अपने हमारे दोस्तों के साथ घूमता रहता है, यही काम करता रहता है, यही सारी चीज़ें सीख रहा है कि आप चरस गांजा बेचेंगे, यही बाकी था खाली आप, मतलब आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे। तो ऐसे टाइम पर अगर आप अपने घर वालों के व्यू पॉइंट को समझ जाते हो कि भैया देखो मेरे घर वाले मेरे को काय को सुना रहे हैं, ठीक है, मतलब क्यों बोल रहे मेरे को उल्टा सीधा, क्यों मुझे सुना रहे, ठीक है, और ये बातें मुझे क्यों पसंद नहीं आ रही, क्यों नहीं पसंद आ रही, क्योंकि भैया सुना रहे मेरे को, और सुना क्यों रहे हैं, क्योंकि ये मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो गलत है। उनके व्यू पॉइंट को हम समझने की कोशिश जब कर लेते हैं कि हाँ भाई देखो ये मेरे अच्छे के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आपके अंदर एक रिस्पेक्ट आ जाएगी अंदर से कि हाँ भाई जो मेरे को सुना रहे हैं ये मेरे अच्छे के लिए सुना रहे हैं। फिर भी आपको बुरा तो लग ही रहा है, वो सुना रहे तो बुरा तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगने लग गया, आप सुना रहे अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है आपको अंदर से, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है कि वो आपको सुना रहे, फिर भी अंदर से एक रिस्पेक्ट आ रहा है कि हाँ भाई जो भी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे अच्छे के लिए इन लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक अंदर से रिस्पेक्ट की भावना आ रही है। तो जब आप इस तरह से टॉलरेंस करते हो यानी सहते हो अपने आप को, मतलब सामने वाले को, तो उसको रियल टॉलरेंस बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसे टॉलरेंस की वजह से होता क्या है, देखो ऐसे टॉलरेंस की वजह से समाज के अंदर जस्टिस बना रहता है, ठीक है। अब जस्टिस कैसे बना रहता है तो आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो अभी जो हमने टॉलरेंस की बात की, ये दो बच्चे मतलब बेसिकली एक छोटे लेवल पे बात की कि मम्मी पापा के बीच में, मतलब बेटा और मम्मी के बीच में बात कर रहे थे, ये बहुत छोटे लेवल पे टॉलरेंस की बात है, सहनशीलता। लेकिन अगर इसी को हम स्टेट लेवल या फिर बड़े लेवल पे लेकर चले जाते हैं, कई बार लोग धर्म के ऊपर मारपीट कर देते हैं, ठीक है, कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, ठीक है, कि हम मुस्लिम लोग को देख के मतलब किसी का खून खोल जाता है, लोग मारपीट चालू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मारपीट चालू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, कि देख के थोड़ा भी सहन नहीं होता है, कि बोलते हैं तुम्हारे वजह से देखो, मतलब मुस्लिम लोग बोलते हैं तुम्हारे वजह से देखो हमारे मस्जिद टूट रहे हैं, तो मतलब हिंदू लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग मतलब एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं देखते ही, जिसकी वजह से उनके अंदर क्योंकि सहनशीलता नहीं है, सह नहीं पाते सामने वाले को, तो तुरंत उन लोग उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो अगर हमारे अंदर मान लो ये टॉलरेंस नहीं रहता, हम सह नहीं पाते, तो देखो जैसे अब हिंदू मुस्लिम मान लो एक दूसरे को सह नहीं पा रहे, ठीक है, देखते ही उनको अपने अंदर एक आग जल रही है कि हाँ भाई इसको तो देख के ही मार ही दो सीधा, तो ऐसे टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोग मार काट करने लगेंगे, धर्म के ऊपर, ये हिंदू इसको मार रहेगा मुस्लिम लोग को, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे रहेंगे। तो देखोगे तो पूरे स्टेट में मान लो एक स्टेट है वहाँ पर सब ऐसे ही मार काट कर रहे, तो वहाँ पर जस्टिस जो है वो बना नहीं रह पाएगा, कोई किसी का टकला फोड़ रहा रहेगा, कोई किसी की गाड़ी से कुछ गाड़ी फोड़ रहा रहेगा, कोई किसी का घर
जला रहा रहेगा, कोई किसी को पेट में चाकू डाल रहा रहेगा, मतलब सब एक दूसरे का मर्डर कर रहे रहेंगे, कोई टकला फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो सब इलीगल काम चल रहे रहेंगे। एक तरीके से देखोगे तो कोई भी कानून को फॉलो नहीं कर रहा रहेगा, तो जस्टिस वहाँ पर बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अगर सब सहनशीलता सबके अंदर रहती है, सब एक दूसरे के अंदर मतलब सह ले रहे एक दूसरे को, ये भाई ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम, मतलब लोग सह ले रहे, टॉलरेंस अगर उनके अंदर होता है, सहनशीलता होती है सामने वाले को देखते हुए, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो लोग मारकाट नहीं करेंगे। और जब लोग शांति से रहते हैं, मारकाट नहीं करते हैं, तो जस्टिस भी बना रहता है। अब जैसे आपके घर वाले, अब मान लो आपके घर वाले आपको बोल रहे थे, अगर आप उल्टा सीधा जवाब देने लग जाओ, मारपीट चालू, कुछ उल्टा सीधा बोल दो, तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया, अब शब्द अपने घर वालों को बोल दिया, अपने मम्मी पापा को, और फिर आपके घर वाले हो सकता है आपको घर से निकाल दे, या फिर चाटा वाटा मार के बहुत ज़्यादा पीट दे आपको, ठीक है। तो हो सकता है आप कुछ गलत काम फिर कर दो, तो इलीगल काम उसमें हो सकता है, इनजस्टिस भी हो सकता है। मान लो आपके घर वाले आपको अच्छा ही बता रहे थे, लेकिन आपने अपने घर वाले को कुछ गलत बोल दिया, या फिर हो सकता है मान लो कि आपने किसी धक्का दे दिया, चोट लगी, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ गई, तो उनके साथ ये गलत हो गया ना घर वालों के साथ में। देखो वो सही काम करते फिर भी उनके बेटे ने उनको मार दिया, पीट दिया, या फिर धक्का दे दिया, ठीक है, तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं जस्टिस लाना। ओके, तो बेसिकली टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है समाज के अंदर। अकॉर्डिंग टू जॉश एल लिबमैन, बेसिकली इनके हिसाब से देखो क्या होता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज द पॉजिटिव एंड कॉर्डियल एफर्ट टू अंडरस्टैंड अनदर्स बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड हैबिट विदाउट नेसेसरली शेयरिंग और एक्सेप्टिंग देम। अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि देखो आपको एक अच्छा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मान लो आप पेपर देने गए, ठीक है। अब पेपर देने गए तो आपके बाजू में एक लड़के को बैठाया गया है, ठीक है, आप पेपर दे रहे हो और आपके बाजू में एक और लड़का है जो वो भी पेपर दे रहा है। अब हो सकता है कि वो लड़का जो है वो ही लड़का है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, ठीक है, कि मतलब मान लो वो आपकी वाली कोई लेके घूमता रहता है, आपसे वो सेट नहीं हुई थी लड़की, लेकिन ये सेट करके इधर उधर घुमाता रहता है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आएगा कि देखो ये तो वही लड़का है जो घुमाता है रहता है लड़की को, ठीक है, आपको अंदर से एक तरफ से बहुत ज़्यादा नफरत है उस लड़के से, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि देखो आप सोचोगे कि देखो भाई इसकी कोई गलती, इसको तो पता ही नहीं भाई मैं कौन हूँ, ओके, मतलब इसको तो लगा जैसा मेरे को वो लड़की पसंद आई, मैं सेट करना चाहता हूँ, इसको भी पसंद आई होगी, ये भी सेट करना कोशिश किया होगा, तो आपको अंदर से फिर उतना ज़्यादा उसके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा और फिर आप उतना ज़्यादा उल्टा सीधा भी नहीं बोलोगे, ठीक है। चुपचाप से अपना पेपर लिखोगे, अपने काम से काम रखोगे। आपको ये नहीं कि आप एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मेरे को तो जम रहा है, लड़की घूम रहा है, मेरी वाली को लेकर घूम रहा है, मेरे को तो पसंद आ रहा है, ठीक है। आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको अंदर से मतलब है फीलिंग अभी भी कि नहीं ये जो लड़का है वो मेरी वाली को लेकर घूमता है, लेकिन फिर भी आप अब उतना सारा उसको उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, ठीक है। जब आप उसके बिलीव्स को समझ जाओगे कि हाँ भाई जब मेरे को पसंद आ रही थी मैं सेट करना चाहता था, तो वैसे इसको भी पसंद आई होगी, ये भी सेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसकी क्या गलती है, इसको तो मालूम नहीं, ये इसने देखा, इसने सेट कर लिया, मैं देखा, मैं नहीं सेट कर पाया, तो इसमें गलती इसकी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर बिलीव्स उसके आइडियाज, उसके मतलब उसकी सोच को समझ पाते हो, कोशिश करते हो थोड़ा बहुत भी, तो आप उस टॉलरेंस कर पाओगे, थोड़ा बहुत मतलब सह पाओगे उसके प्रेजेंस को कि हाँ भाई बाजू में बैठा है, फिर भी आप कुछ करोगे नहीं, अपना काम करोगे, चुपचाप से पेपर लिखोगे, निकल जाओगे, ठीक है। ये नहीं कि आप दोस्त कर लोगे, दोस्त बना लोगे, हाँ भाई चल हम लोग साथ में अब खाना पीना खाते हैं, दोस्त करते हैं, मतलब दोस्ती उतना नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे उस पर्सन को कि मेरे को जम गया तू, ठीक है, मतलब मेरे को चलेगा तू लेके घूम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं जमा है, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं किए हो, लेकिन फिर भी आप उसके सह ले रहे हो, तो इसी को टॉलरेंस बोला जाता है, मतलब इनके हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉलरेंस का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अब देखो ये जो टॉलरेंट लोग होते हैं, यानी जो पर्सन, अगर मान लो मैं हूँ जो एक टॉलरेंट पर्सन है, ठीक है, जो टॉलरेंट करता है यानी चीज़ों को सह लेता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नॉर्मली किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं और अपने काम में दूसरे को भी इंटरफेयर करने नहीं देते। यानी क्या कि मान लो वो लड़का पेपर लिख रहा है, तो वो अपना चुपचाप से पेपर लिखेगा, ना उससे वो कुछ पूछेगा, ना उससे कुछ बात करेगा, और अगर वो भी कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा भाई तू अपना काम कर, मेरे को अपना काम करने दे, ठीक है, मतलब उसको ना ही उससे बात करेगा, क्यों बात करेगा, उसको लगेगा बात करूंगा मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा। इससे अच्छा अपना काम करते रहो, तू भाई अपना काम कर, मैं अपना काम करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर से है गुस्सा थोड़ा बहुत है ही ना, तो इसलिए कुछ बोलना नहीं है, अपना तू काम कर, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टॉलरेंट पर्सन जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, मतलब किसी और के काम में भी इंटरफेयर नहीं करते, अपने काम में भी किसी और को इंटरफेयर करने नहीं देते, ठीक है, मतलब बेसिकली इनका यही बिलीव रहता है कि भैया हमको शांति से जीने दो, आप भी शांति से जियो, परेशान मत करो हमको, ठीक है। तो इसी को टॉलरेंट बोला जाता है। ओके, तो बेबी आपको ये टॉलरेंस का मतलब समझ आ गया होगा, टॉलरेंस क्या होता है। अब देखो समाज के अंदर टॉलरेंस जरूरी क्यों है, ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा क्यों जरूरी है।
फिर भी आपको क्योंकि पेपर में लिखना है तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर आप इन वर्ड्स को रीड कर लेना, मतलब पेपर देने से पहले थोड़ा बहुत रीड कर लोगे तो आप ओन से भी लिख पाओगे। ओके, तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है टॉलरेंस का समाज के अंदर, वो होता है पीस एंड हार्मनी। यानी क्या, इसके वजह से शांति होती है, लोग झगड़ा झुगड़ी नहीं करते। अब जैसे अगर लोग मान लो हिंदू मुस्लिम है या फिर कोई छोटी बड़ी जात वाले हैं, वो लोग एक दूसरे को सहना जान जाते हैं, ठीक है। यानी टॉलरेंस उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरे किसी से मतलब नहीं रखते, यानी कि वो किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करते और किसी और को भी अपने काम में इंटरफेयर नहीं करते, यानी वो भी शांति से जीते, दूसरे को भी शांति से जीने देते हैं। तो ऐसे टाइम पर शांति बनी रहेगी, लोग झगड़ा झुगड़ी नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। और जब मारकाट नहीं करेंगे तो जब मारकाट नहीं होगा तो एक शांति का माहौल बन जाएगा, हार्मनी बन जाएगी, सब एक साथ रहेंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो टॉलरेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से जस्टिस भी बन जाएगा, लोग के साथ न्याय भी हो पाएगा फिर, कि जिसने जो गलती की रहेगी उसको सजा मिलेगी और जिसने नहीं की रहेगी गलती का, मतलब जिसने गलती नहीं की उसको न्याय मिलेगा, सबके साथ जस्टिस भी होगा, इक्वालिटी भी हो जाएगी। तो एक तरीके से देखोगे तो हमारे जितने भी बड़े बड़े गोल है कि भैया हमको जस्टिस देना है, इक्वालिटी देनी है, भाईचारा देना है, भाईचारा में भी ना भी मिले लेकिन ये सारी चीज़ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मतलब देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है जस्टिस इक्वालिटी ये हमें मिल पाएगी अगर हम टॉलरेंट बन जाते हैं तो, ठीक है। तो टॉलरेंस की वजह से हमें मतलब ये हो जाता है कि पीस एंड हार्मनी मिल जाती है। पहली बात ये फ़ायदा रहता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरा इंपॉर्टेंस रहता है फैसिलिटेट कोऑपरेशन। यानी क्या, अब जैसे मान लो आपके ही बाजू में जो लड़का बैठा हुआ है जो मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते हो, अब आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है। अब मालूम पड़ा आप अपना कंपास खोले तो देख रहे हो भैया मैं तो पेन लेके ही नहीं आया, ठीक है। अब पीछे वाले से पूछे भाई पेन है क्या, वो बोला नहीं है, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मैं तो बाजू वाले से भीख मांग के लेके आ रहा हूँ। आगे वाले से पूछा तो वो बोलता नहीं मेरे पास पेन नहीं है भाई, एक ही पेन है मेरे पास। उसके बाजू वाले से पूछा तो भाई मेरे पास भी पेन नहीं है। अब ऑप्शन आपके पास एक ही बचा कि मैं अपने बाजू वाले से पूछ लूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो आपने उसको कोई भी अभी अब शब्द बोले नहीं, अभी तुरंत ही का बैठा था वो, और उसको तो पता नहीं है भाई आप कौन हो, ठीक है। वो भी आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आप भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाकर उससे कुछ बोल सकते हो, पे है क्या तेरे पास। अब हो सकता है क्यों चांसेस रहेंगे ज़्यादातर क्योंकि वो आपके बाजू में ही बैठा है और वो भी चाहेगा कि भैया जो बाजू में बैठा है उसके साथ थोड़े अच्छे खासे रिलेशन रखूँ, क्योंकि कल को पता चला मैं कल अगर चीट करके लिखूंगा तो अगर मेरे खराब रिलेशन रहेंगे तो सर को तुरंत बता देगा सर देखो ये चीटिंग कर रहा है, तो इसलिए वो आपको पेन दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही वो आपको पेन दे देगा, हाँ भाई ये ले मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, ये ले तू लिख ले, जैसे ही आपको वो पेन दे देगा आपके अंदर आ जाएगा एक अच्छा सा मतलब उससे रिलेटेड मतलब बेसिकली एक रिलेशन बन जाएगा कि हाँ भाई इसने मेरी मदद कर दी, ठीक है। तो देखोगे तो जब हम टॉलरेंस करते हैं यानी कि शांति से रहते हैं, किसी को भी मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, अपने आप को सह लेते हैं सामने वाले को देखकर, तो बेसिकली वैसे टाइम पर क्या होता है कि हम कोऑपरेशन भी करवा पाते हैं कि सामने वाला हमारी मदद भी कर देता है, ठीक है। हम उससे कुछ बोलते हैं भाई थोड़ा ये मदद कर दे तो कर भी देता है, ठीक है, क्योंकि हम उसके साथ फिर कोई मारकाट कर नहीं रहते, कोई भी झगड़ा झगड़ी नहीं किए रहते, इसकी वजह से हमारा साथ कोऑपरेशन भी हो जाता है। और जब कोऑपरेशन हो जाता है उसकी वजह से डेवलप रिलेशन भी हो जाता है। यानी क्या, अब जैसे ही वो मेरे को पेन दे देगा मेरे अंदर ये हो जाएगा भाई देख अरे पेन दे दिया मेरे को, बाजू वाला नहीं दे रहा था, पीछे वाला भी नहीं दे रहा था मेरे को, लेकिन इसने मेरे को दे दिया, कितना अच्छा आदमी है, लगता है इसलिए सेट हो गई इससे। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगा हाँ भाई अच्छा आदमी है, ठीक है, ठीक ठाक लड़का है, कोई बेकार लड़का नहीं है, ओके, मतलब काम चलाओ ठीक ही ठाक है, लेकिन आपने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया उसे, मतलब रिलेशन ठीक ठाक हो गया अब आपका उसके साथ में। तो जैसे ही वो आपकी मदद कर देगा, आपके साथ कोऑपरेशन कर देगा, आपका और उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही देखो क्योंकि उसने आपकी मदद की है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मान लो वो अगली बार आपसे कुछ मदद मांगता है, बोल दिया भाई स्केल है क्या, तो आपकी ये बेसिकली एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है कि आप उसकी अब मदद करो, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी मदद की थी तो अब आपको भी उसकी मदद करनी होगी। और जैसे ही आपने उसकी मदद कर दी तो बन गया रिलेशन, हो गए दोस्त, थोड़े बहुत हल्के फुल्के छोटे मोटे दोस्त बन गए, ठीक है। तो रिलेशन बनने में भी मदद करेगा टॉलरेंस। अब जब देखोगे तो जब हम मारपीट नहीं करेंगे यानी कि शांति से रहते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, मतलब पैसा भी समाज के अंदर बढ़ता है, ठीक है। अब कैसे बढ़ता है आप बोलेगा ये क्या बात होती है, शांति करने से कैसे पैसा बढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो एक ऐसा एरिया, यहाँ पर छोटे लेवल पे हम बात करें इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है। देखो अगर मान लो एक एरिया है, ठीक है, मान लो महाराष्ट्र ये जैसे, अब महाराष्ट्र के अंदर जैसे मान लो हिंदू और मुस्लिम में हमेशा मारकाट चलती रहती है, ठीक है। हिंदू वाले मुस्लिम को मारते रहते हैं, किसी का टकला फोड़ रहे, मुस्लिम लोग का मस्जिद तोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब सब हिंदू मुस्लिम अपने में मारपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर क्या होगा जब हर जगह मारपीट चल रही रहेगी, अब बताओ अगर आपको ही किधर कंपनी खोलना रहेगा तो क्या आप ऐसे एरिया में कंपनी खोलना चाहोगे जहां पर रोज मारपीट होती रहती है, रोज किसी का घर जला दिया जाता है, रोज मतलब ये दंगे फसाद होते रहते हैं, तो आप खुद ही अगर आप खुद भी उस दंगे फसाद में जाते रहोगे, खुद ही मारपीट भी करते रहोगे, तब भी आपका मन नहीं करेगा कि मैं ऐसी जगह पे खोलूँ अपना फैक्ट्री या फिर कंपनी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप खोलते हो पता चला कल को मेरा ही फैक्ट्री जला दी इन लोग, ठीक है, मूड घस का कि देखो ये हिंदू का फैक्ट्री जला दो इसको,
तो इसलिए आप ऐसी जगह पर नहीं अपना फैक्ट्री खोलना चाहोगे, कंपनी नहीं खोलना चाहोगे, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ पर कंपनी नहीं खुलेगी, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, यानी लोगों को काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर वही मान लो सब शांति से रहते, प्यार से रहते, कोई दंगा फसाद नहीं होता है, तो आपको कंपनी खोलने में अच्छा लगेगा। हाँ भाई, इधर कंपनी खोल देता है, इधर अच्छे से लोग रहते हैं, सब लोग काम करते हैं मिलजुल के, तो आप वहाँ पर कंपनी खोलोगे, लोगों को काम मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा, लोगों को पैसा भी मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी उस एरिया की भी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है टॉलरेंस की वजह से, जब लोग एक दूसरे को सहना जान जाते हैं, ठीक है, मतलब टॉलरेंस की वजह से देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाती है। तो ये सारे बेसिकली 4 इंपॉर्टेंस है। अगर हम टॉलरेंस नहीं करते, मतलब टॉलरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के अंदर, ये 4 इंपॉर्टेंस हमें समझाते हैं। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पीस एंड कम्युनल हार्मनी, यानी शांति रहना है एक दूसरे के साथ, मतलब शांति से रहना है, कोई भी झगड़ा झुगड़ी नहीं करना है। ये टॉलरेंस से रिलेटेड है, इससे और एक स्टेप आगे है, ठीक है। जैसे कि टॉलरेंस के अंदर होता है सहना, अब शांति से रहना, ठीक है। तो पीस एंड कम्युनल हार्मनी, तो देखो पीस का एक डेफिनेशन है बेसिकली, इसका पीस का मतलब क्या होता है। पीस मतलब होता है एक तरह से आप जैसे शांति बोलते हो कि मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड वायलेंस, यानी जो वायलेंस हो रही है, जो भी झगड़ा झुगड़ी हो रहा है या फिर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आप फ्री हो गए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई भी मार्केट नहीं चल रही है, आप शांत बैठे हुए, तो उसी को पीस बोला जाता है। एंड अब कम्युनल हार्मनी का मतलब देख लेते हैं। देखो पीस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है कि जब हम यही जो पीस है, मतलब यही जो शांति है, जब एक कम्युनिटी के अंदर ला देते हैं, यानी एक ग्रुप है, मान लो जैसे हिंदुओं का ग्रुप है, मुस्लिमों का ग्रुप है, तो जब उन कम्युनिटी जो है, उनकी जो ग्रुप है, उनके अंदर जब हम ये मतलब पीस लेके आ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कम्युनल हार्मनी। यानी कि बेसिकली कम्युनिटी के अंदर हार्मनी आ गई है, शांति आ गई, सब एक दूसरे के साथ शांति से, कोई भी लड़ झगड़ नहीं रहा होता है, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर देखते हो रियलिटी में, तो काफी सारी जगह रहती है जहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम का बीच में मारपीट चलता रहता है, कई पर लोग जाति के ऊपर मारपीट करते रहते हैं। जैसे यूपी बिहार में अगर जाते हो आप लोग, बिहार में खास करके अगर आपको जाते हो, ठीक है, किसी भी गांव में देखोगे तो लोग, अगर गांव में जाओगे अगर आप, तो वहाँ पर लोग जाति के ऊपर मारकाट करते हुए दिखेंगे, छोटी जात वाला है निकल इधर से, वो बड़ी जात वाला है, मतलब सब बड़ी जात छोटी जात में मारपीट चलता रहता है, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा बड़ी जात वाले जो होते हैं वो छोटी जात वाले को बहुत ज़्यादा दबाते रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वैसे ही बिहार या फिर यूपी साइड में कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, मतलब महाराष्ट्र के अंदर भी दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, बट उतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर लोग मारपीट नहीं करते, क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा बहुत देखोगे तो एक तरीके से उतना ज़्यादा यहाँ पर मारकाट नहीं होता है, मतलब धर्म के ऊपर, ठीक है। जाति के ऊपर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन धर्म के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूपी बिहार या फिर नॉर्थ के जितने भी है, वहाँ पर आपको धर्म के ऊपर भी लोग मारकाट करते हुए देखेंगे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मारो इन लोग को। तो ऐसे टाइम पर ये जो कम्युनल हार्मनी यानी ये जो पीस है वो हमें मिल नहीं पाती है। और क्योंकि देखो पीस नहीं है, शांति नहीं होती है समाज के अंदर, तो लोगों को जस्टिस भी नहीं मिलता है, लोगों को इक्वालिटी भी नहीं होती है, जो मिल रहा है सबको मारो, ठीक है। सबके साथ मतलब देखोगे पूरी इनइक्वालिटी होती है, सबके साथ कोई जस्टिस नहीं मिलता, किसी को भी मतलब भाईचारा गया, तेल ले रहे, सब एक दूसरे को मार रहे रहते हैं, तो मतलब कोई भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और अगर यही जो हमारा मतलब देखोगे, ये जो धर्म के ऊपर लोग मारपीट करते रहते हैं, जाति के ऊपर, कई कई जगह पर लोग पार्टी के ऊपर भी मारपीट करते रहते हैं कि मैं ये पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस को करता हूँ, तो लोग कांग्रेस के जो सपोर्टर होते हैं और जो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, लोग अपने में मारपीट कर देते हैं कि ये बीजेपी वाले के बारे में उल्टा बोला, ये कांग्रेस के बारे में उल्टा बोला, तो लोग पार्टी के ऊपर भी मतलब मारपीट कर देते हैं। तो देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जिनके वजह से हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है शांति, पीस और कम्युनल हार्मनी लाना, ठीक है। और अगर आप यही जो हमारा मतलब बेसिकली मारकाट जो है मतलब धर्म के ऊपर, ये पहले के टाइम पे भी चलता था। जैसे कि देखो अगर हम आज़ादी से पहले देखते हैं, ठीक है, अगर मुगल एम्पायर देखोगे तो लोग धर्म के ऊपर मारपीट नहीं करते थे, ठीक है। कि अगर जैसे मुगल एम्पायर अगर आप देखते हो, ठीक है, जब मतलब मुगल लोग रहते थे, बाबर या फिर और जितने भी थे, तो ऐसे टाइम उस टाइम पर क्या होता था, कोई भी लोग जितने भी हिंदू या फिर हिंदू राजा रहते थे, मुस्लिम शासक रहते थे, तो उन लोग धर्म के लिए मारपीट नहीं करते थे, उन लोग करते थे मारपीट सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए, ठीक है, कि जितनी जमीन मिल जाए उसके लिए मारपीट करते थे। कोई भी ऐसा नहीं कहा हाँ भाई ये हिंदू राजा है मारो इसको, ये मुस्लिम राजा है मारो इसको, ठीक है, कोई धर्म के लिए उतना मारपीट नहीं करता था, ठीक है। ये बात अलग है कि हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि देखो ये मुस्लिम शासक रहता था, वो हिंदुओं को मारता था, ये हिंदी वाला मतलब हिंदू शासक रहता था, वो मुस्लिमों को मारता था। तो ऐसा कुछ बेसिकली रियलिटी देखोगे तो उतना ज़्यादा कोई नहीं करता था,
सबके सब बस मारपीट इसलिए करते थे पहले के टाइम पे, राजा महाराजा जो रहते थे वो सिर्फ जमीन और पावर पाने के लिए करते थे, कोई भी धर्म के लिए नहीं करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने हिंदुओं के दिमाग में ये बैठा दिया, ये देखो ये मुस्लिम लोग हैं, लोग गाय काट के खाते, ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा धर्म संकट में, देखो तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ कैसा कर रहे हैं इन लोग। मुस्लिमों को बोलते थे देखो ये तुम्हारी मस्जिद तोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने देखो तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या क्या किया था, मतलब पूरा एक कहानी बता देते, हाँ भाई देखो इन लोगों ने क्या क्या काम किए और इन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, जिनके वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बढ़ गया दरार और एक दूसरे के बीच में वो नफरत करने लगे। तो बेसिकली आज़ादी से पहले काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, लोग मारपीट करते रहते थे, दंगे फसाद होते रहते थे धर्म के ऊपर, ठीक है, जाति के ऊपर भी होते थे छोटे बटे लेवल पे, मतलब गाँव वाँव में, लेकिन धर्म के ऊपर स्टेट कंट्री लेवल पे होते थे कि लोग हिंदू रहते थे वो मुस्लिम को मार रहे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे, ठीक है, सब एक दूसरे गाड़ियाँ जला रहे, घर फोड़ रहे, किसी की बिल्डिंग तोड़ रहे, किसी को मार रहे, गाड़ी से कुचल रहे, सब कर रहे थे, जितने भी लीगल काम थे सब के सब कर रहे थे, ठीक है। लेकिन देखो अब इसी की वजह से देखो यही जो दंगे फसाद है, अगर आप इसी को देखते हो तो ये बढ़ते गया, टाइम के साथ बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि इसकी वजह से ही हमारा देश जो है वो टुकड़ों में बढ़ गया, इसका पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, 1947 जब यही दंगे फसाद इतने हो गए थे कि मतलब जितने मुस्लिम लोग थे उन लोग चाहते थे कि नहीं हमको तो अब अलग ही देश चाहिए, हम इनके साथ रह ही नहीं सकते, हमको नहीं जम रहा इन लोग के साथ। जैसे दो भाई रहते हैं कि एक भाई जब दो भाई रहते हैं बेसिकली कि अगर उनको मान लो एक दूसरे के बीच में नहीं जनता है तो लोग बंटवारा कर देते कि भैया मेरा जमीन इतना मेरे को दे दे, तू अपना जमीन रख, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। वैसे ही ये हिंदू मुस्लिम में भी हुआ कि उन लोगों ने बेसिकली काफी ज्यादा मारकाट होने की वजह से उन लोगों ने बोला हमको बंटवारा चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, फिर पार्टीशन हो गया 1947 में और फिर वो उधर रहे। लेकिन जो मुस्लिम अभी भी इंडिया के अंदर रहते हैं, काफी सारे मुस्लिम होते हैं, देखोगे ज्यादातर मुस्लिमों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंसस से पता चला है कि 89% जो मुस्लिम है उनको कोई परवाह मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुओं से कोई उनको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हिंदुओं से, ठीक है, सिर्फ 11% ही मुस्लिम है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उन 11 में ही कुछ आते हैं जो दंगे फसाद करते हैं, ठीक है। वैसे ही हिंदू में भी देखोगे तो 91% जो हिंदू है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिमों से, वो बोलते हैं हमको कोई टेंशन नहीं है, रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 91% हिंदुओं को, और सिर्फ 9% हिंदू है जिनको ये मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं हमको मुस्लिम लोग नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो उसके लिए हमें लाना होगा पीस, शांति, कम्युनल हार्मनी, यानी कि सब के सब किसी को भी परेशान ना करे, किसी के बीच में मारपीट ना करे, ठीक है। तो इसी के अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे पीस और कम्युनल हार्मनी के। तो वैसे तो आपको समझ आएगी होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर पीस और कम्युनल हार्मनी नहीं रहता है तो इतनी मारपीट हो जाती है कि देश टूट भी सकता है। बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें तो वो देख लेते। तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है वो ये रहता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये बेसिकली अगर लोग शांत रहते हैं, पीस समाज के अंदर रहता है कि कोई भी मारकाट नहीं कर रहा रहता है, तो ऐसे टाइम पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर कि भैया ये देखो ये मुस्लिम जा रहा है इधर मारो इसको, ठीक है, तो एक तरह से देखो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा रहता है कि मतलब क्या कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको मारो, ये हिंदू जा रहा है तो इसको मत मारो, या फिर ये हिंदू जा रहा है इसलिए इसको मारो और मुस्लिम जा रहा है तो मत मारो इसको। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जब कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वही पीस रहता है, सबके अंदर रहता है, क्या टेंशन है, जाने दो ना, मुस्लिम है चाहे हिंदू है, क्या करना है हम लोग को, ठीक है, वो अपना जा रहा है हम लोग अपना जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब लोग कम्युनल हार्मनी और पीस अपने अंदर रखते हैं, यानी शांति रखते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं करना चाहता रहता है, तो ऐसे टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, लोग मारकाट धर्म के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं करते हैं। तो ये पहला मतलब बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो हमें पीस और कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखना होगा, यानी समाज के अंदर शांति रखनी होगी। उसके बाद देखो दूसरा जो इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो ये रहता है कि देखो इट हेल्प्स टू फोस्टर सोशल टाइज अमंग वेरियस कम्युनिटी, यानी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होती है या फिर जैसे वैसे कोई भी कम्युनिटी हो सकता है ये धर्म की कम्युनिटी हो या ये हिंदू मुस्लिम की या फिर कोई जाति की, कोई छोटी जात वाली की कम्युनिटी है, बड़ी जात वाली की कम्युनिटी है, तो कोई भी कम्युनिटी है तो उनके बीच में अगर शांति रहती है, यानी कोई भी किसी से झगड़ा झुगड़ी नहीं कर रहे, सब प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे, तो ऐसे टाइम पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होएगा ही नहीं। मान लो अगर कोई मुस्लिम ने कुछ गलत भी कर दिया या फिर किसी हिंदू ने कुछ गलत कर दिया तो हम लोग अपने में सलटा लेंगे, मतलब जो भी बातचीत करके बोल देंगे भाई देख तूने क्या किया है, देख तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने हिंदू को काय को गाली दे दिया, या फिर तू क्यों मतलब ऐसा क्यों किया था तूने, फिर वो बताएगा भाई मैंने ऐसा इसलिए किया था, इसने ऐसा किया था। तो ऐसे टाइम पर बातचीत में ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ ये रहता भाई इसने देखो हमारे हिंदू को बोला है चलो मारो इसको, तो अगर लोग पीस रखते हैं तो शांति बनी रहेगी, लोग एक दूसरे में टाई करते हैं, मतलब कोई भी झगड़ा झुगड़ी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है। तीसरा जो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस
इम्पॉर्टेंस होता है वो ये रहता है कि इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड और फेलोशिप एंड कम्युनल टेंशन और क्लैशेस टेंड टू डिमिनिश। मतलब क्या कि इसकी वजह से देखो जो ब्रदरहुड रहता है, बेसिकली भाईचारा जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त होगा, वो मुस्लिम होगा या फिर हिंदू होगा, ठीक है, दूसरे किसी रिलीजन का होगा, और अगर आप उसके साथ शांति से रहते हो, प्यार से रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त है, चलो घूमने चलो किधर भी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ब्रदरहुड एक तरीके से फीलिंग आती है भाई जैसा कि हाँ भाई अपना भाई है ये, ठीक है। तो ये फीलिंग आने की वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं और झगड़ा झगड़ी उतना नहीं करते, ठीक है। तो अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप मदद कर देते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी आपको मदद कर देता है। तो इसकी वजह से देखोगे तो लोग ब्रदरहुड का ये जो सेंस है बेसिकली कि मतलब भाईचारा जो है वो फर्टर्निटी हमें मिल जाती है पीस की वजह से। और उसके साथ में ही क्योंकि लोग भाईचारे के साथ रहने लगते हैं, कोई भी मारपीट नहीं कर रहा रहता है, तो जो कम्युनल टेंशन है, यानी क्या कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो क्लैशेस होते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को पीट रहा है या फिर छोटी जात वाले बड़ी जात वाले को पीट रहे रहते हैं, तो ये होना बंद हो जाता है जब लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहने लगते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। ओके, उसके बाद देखो पांचवा जो इंपॉर्टेंस होता है वो रहता है कि इट हेल्प्स टू गेन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कम्युनिटी मेंबर्स। यानी कि बाकी के जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो भी फिर कोऑपरेशन करने लगते हैं जब लोग शांति के साथ बात करते हैं। यानी मान लो आप शांति, सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है, शांति से बात कर रहा है, आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप कोऑपरेशन उसके साथ करते हो। जो कुछ मदद मांग रहा है तो आप भी उसकी मदद कर देते हो, ठीक है। तो जब बेसिकली ये पीस और कम्युनल हार्मनी रहती है तो इसके वजह से सामने की जो अलग अलग कम्युनिटी रहती है अलग अलग, तो वो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करने लग जाते हैं, यानी एक दूसरे की मदद भी करते हैं किसी ज़रूरत में। उसके बाद होता है इट एनेबल्स द पीपल टू बी मोर टॉलरेंट इन द सोसाइटी। अब क्योंकि लोग शांति के साथ रह रहे थे, पीस के साथ रह रहे थे, तो एक तरीके से देखो तो लोग टॉलरेंट भी फिर बन जाते, एक दूसरे को लोग सहना भी जान जाते, एक दूसरे के प्रेजेंस को लोग मतलब उनको फिर उतनी तकलीफ नहीं होती, कोई भी फिर मतलब उतना ज़्यादा देखोगे लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि मान लो बाजू में कोई हिंदू बैठा है या फिर कोई मुस्लिम बैठा है तो लोग उतना सारा नहीं उसके साथ अगेंस्ट में जाता है, या काय को बैठा इधर, उठ इधर से, तेरे को कौन बोला मेरे बाजू में बैठने के लिए, तो लोग ऐसा नहीं करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से टॉलरेंस की जो एबिलिटी है उनके अंदर डेवलप हो जाती है जब वो पीस और कम्युनल हार्मनी अपने अंदर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखो ये सारी इंपॉर्टेंस है समाज के अंदर एक तरह से, इसकी वजह से जस्टिस, इक्वालिटी और ब्रदरहुड जो है मतलब हमारे तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स है कि मतलब हमारे समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए थे, जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और साथ ही साथ फर्टर्निटी भी चाहिए, यानी ब्रदरहुड यानी भाईचारा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पीस और कम्युनल हार्मनी की मदद से मिल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गए। नाउ देखो अब बेसिक फीचर देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी क्या कि बेसिकली हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर है कैसा। इसके अंदर काफ़ी देखोगे तो हमारा भारत का जो संविधान है वो बाकी के देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें नहीं दिखती है, सिर्फ हमारे देश के ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी चीज़ें हमें दिखती है। और हमारा क्योंकि भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एक्ट है, लॉ बनाए गए हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को जस्टिस दिलाते हैं, लोगों को मतलब जो भी हमारे गोल्स है इक्वालिटी, फर्टर्निटी और जस्टिस जो है वो दिलाने में मदद करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए इसके फीचर्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेपर में पूछ भी सकता है कि राइट डाउन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इसलिए आना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कि देखो हमारा भारत का जो संविधान है यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सबसे लंबा क्यों है, क्योंकि देखो दुनिया के अगर देखो जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो टोटल वर्ड्स यानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ 7000 है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उससे कंपेयर करते हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 1,20,000। मतलब देखो कंपेयर करो काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एक लंबा मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इतना लंबा इतने सारे वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसके अंदर हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया था, क्योंकि देखो हमारा जो देश है, पहली बात तो बहुत बड़ा देश है इंडिया, इसके अंदर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, हर एक राज्य का ध्यान रखा गया, हर एक गाँव का भी ध्यान रखने के लिए हर एक चीज़ मतलब
गांव गांव के लिए भी नियम कानून बनाए गए थे कि पहले सेंट्रल लेवल पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से राज करेगी, उनको क्या क्या चीज़ें करनी रहेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करेगी, फिर लोकल गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करेगी, हर एक चीज़ के बारे में हमें ध्यान देना था, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे तो टोटल जो आर्टिकल्स है लगभग मतलब 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और अगर आप ABCD भी मिला देते हो उसके अंदर तो हो जाते हैं 461 आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब टोटल 461 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब देखो ये जो हमारा बेसिकली 461 आर्टिकल्स है, यही तक नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, जिसके जैसे कि इसके अंदर 12 शेड्यूल्स भी होते हैं, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स के बारे में भी बताया रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन बताई गई है कि मतलब हमें समाज के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या काम करने हैं। तो इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होने की, इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। बट काफ़ी सारे और भी कारण हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लंबा कहलाता है। क्योंकि देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के कंस्ट्रक्शन यानी बनने का अगर टाइम देखते हो कितना समय लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने को, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। मतलब लगभग 3 साल में बनकर तैयार हो गया था। 3 साल लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। अब इतना टाइम क्यों लगा था? तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए खाली अपने से चीज़ें नहीं सोची जा रही थी कि हमें ये वाला नियम लगाना चाहिए या फिर वो वाला नियम लगाना चाहिए। बेसिकली देखो क्या कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले। देखो बेसिकली एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठाई गई थी। मतलब बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब हुआ क्या, देखो कि उन लोग जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन लोगों ने दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी मतलब देश है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जापान, मतलब जितने भी देश है अलग अलग, कनाडा, अलग अलग जो देश है, उन सारे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब से हमने कुछ कुछ मतलब बोल सकते हो रेफरेंसेस लिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लॉ बताए गए हैं, कौन से आर्टिकल्स, कौन से नियम कानून है, और उन अगर हमें आर्टिकल्स पसंद आते हैं यानी वो आर्टिकल्स क्या हमारे इधर भी अप्लाई हो सकते, अगर हो सकते हैं और अगर ठीक ठाक है वो जो अप्लाई किए जाने चाहिए हमारे देश में, तो उसके बारे में फिर चर्चा होती थी। मतलब बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी में यानी लोगों से पूछा जाता था कि क्या हमें इसे करना चाहिए, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहिए। लगभग 300 से ऊपर लोग थे, मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो हर एक का सिग्नेचर होता था कि हाँ भाई सबकी सहमति है कि हाँ इसको हमें लागू करना चाहिए, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना चाहिए इस मतलब आर्टिकल को। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते कि हर बार बातचीत होती थी कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। काफ़ी बार डिबेट होते थे, कई दिन तक कुछ एक ही आर्टिकल के लिए मतलब रुक जाते थे लोग, मतलब बातचीत होती रहती थी। एक हफ्ते तक लोग मतलब इस एक ही आर्टिकल के ऊपर बातचीत करते रहते थे कि मतलब ये डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। मतलब एकदम गंभीर सोच विचार करने के बाद ही कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जा रहा था, जिसकी वजह से इतना टाइम भी लग गया। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच कर हर एक चीज़ को ध्यान से डाल रहे थे, जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में मतलब हर एक डिटेल एक आर्टिकल हर एक चीज़ के बारे में बना दिया, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा। अगर आप वेट की बात करोगे ना तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, वो 13 किलो का है। मतलब 13 किलो उसका वजन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। उसकी मतलब किताब थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ओरिजिनल किताब है। ठीक है, अगर आप अभी जो अमेजोन से वो खरीदते हो तो वो तो छोटा सा रहता है, वो तो 1-2 किलो का ही रहेगा, वो ज़्यादा भारी नहीं रहता। जो ओरिजिनल हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन का किताब, वो 13 किलो उसका वजन था। तो समझ सकते हो काफ़ी लंबी किताब थी। तो देखो किताब मतलब बेसिकली आपके बुक के अंदर बताया गया है कि क्या क्या कारण थे, कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा हो गया था, लेंथी हो गया था। तो देखो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये रहता है कि इट इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली दैट ऑफ US एंड इंग्लैंड। यानी कि उस टाइम पे देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन लोग जितने भी बड़ी बड़ी देश है जहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो बड़ी बड़ी लीडिंग देशें थी, जैसे USA हो गया, रशिया हो गया, मतलब जो बड़ी बड़ी देश थे, ठीक है, तो उनकी हम क्या करते थे, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हम देखते थे कि भैया उनके कौन से मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से लॉ बनाए गए हैं, कौन से आर्टिकल्स बनाए गए हैं, और उसी हिसाब से फिर हम उनको देखकर अपने आप में बेसिकली अपने देश को देखते थे कि उस हमारे देश में वो आर्टिकल क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे लिए वो ठीक होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा होती थी, सबसे सिग्नेचर लिया जाता था, तब जाकर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल डालते थे। एक तरीके से देखोगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है सबको मिला जुला कर बनाया गया था। मतलब एक तरह से कह सकते हो सबको कॉपी हमने किया था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेफरेंस लिया गया था, कॉपी नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को हमने चर्चा की, बात की कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी किए, तब जाकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको डाल दिया, उन आर्टिकल्स को, उन लॉज को। ठीक है,
तो सबसे पहला तो ये रीज़न था कि हमने अलग अलग देशों से हर बार मतलब रेफरेंसेस ले रहे थे, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, जैसे यूएसए से, इंग्लैंड से, हमने जापान से भी लिया था, रशिया से भी, मतलब काफ़ी सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल्स उनके भी हमने देखे थे कि मतलब उस हिसाब से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो पहला तो ये रीज़न था जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी हो गया था। दूसरा रीज़न ये था कि इट प्रिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन बोथ फॉर द सेंट्रल एंड फॉर द स्टेट। यानी क्या कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर आर्टिकल्स नहीं बनाता है, इसके अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी पता चलेगा, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, वो सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया, आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। जिसके वजह से हमारा और ज़्यादा ये लेंथी हो जाता है, क्योंकि अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता देते कि देखो एक पीएम मोदी रहेंगे, एक रहेगा राष्ट्रपति और बाकी के लोग उनके बात सुनेंगे, ठीक है, मतलब सांसद रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, पार्लियामेंट रहेगा, बस इतना ही हो गया और कोई नहीं रहेगा। तो अगर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का बारे में बात रहती तो उतनी ज़्यादा हमारी लेंथ ही नहीं बनती, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई तो देखो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री के अंदर 28 मतलब स्टेट्स है, ठीक है, 28 राज्य है। तो 28 राज्य के अलग अलग स्टेटों के बारे में अब उनके उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, अलग अलग स्टेटों को बारे में उनके हिसाब से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब नियम कानून, ये कौन से स्टेट में किस हिसाब से काम होगा, सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से और ज़्यादा लेंथी हो गया कि हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स या फिर लॉज, नियम कानून नहीं बनाए, हमने स्टेट्स के लिए भी बनाए, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट जो है उनके लिए तक नियम कानून बनाए थे। तो दूसरी कारण ये है। उसके बाद देखो तीसरा कारण ये है कि इट प्रोवाइड्स डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस। यानी क्या कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ को समझाता है, हर एक आर्टिकल आपको ये बताता है कि देखो किसका मतलब क्या है, क्या बेसिकली कि कौन से आर्टिकल को किस तरह से अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या फॉलो करने होंगे रूल्स, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्लाई मतलब भेजेगा कि आपको ये काम करना है, तो क्या वो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उसके बाद देखो चौथा जो बेसिकली रीज़न है वो ये है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए हैं जो कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना कोई कोई रीजन में, जैसे धर्म के ऊपर लोग मारपीट कर देते हैं या फिर जाति के ऊपर करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग नियम कानून बनाए। जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 वो कहता है कि अगर मान लो कोई छोटी जात का आदमी है तो उस आदमी को आप छूने से मतलब ऐसे छुआछूत की बीमारी नहीं दिखा सकते हैं, तू छोटी जात का आदमी, तू मेरे को छू मत, ठीक है। अगर आप ये बोलते हो, आप उसको ऐसा करते हो कुछ मतलब छोटी जात है इसके वजह से उसको साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते हो तो आपको जेल होगी। और अगर आप पकड़ा जाते हो, मान लो पुलिस आपको देख लिया ये करते हुए, ठीक है, या फिर सबूत मिल जाता है तो 2 लाख की सजा, मतलब 2 लाख रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा और साथ ही में आपको जेल भी हो जाएगी। तो देखोगे तो एक तरीके से काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं स्पेशली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे देश के अंदर है। और देश के अंदर 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अलग अलग रीजन के अंदर। तो इसलिए बेसिकली उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल्स बनाने की वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा लेंथी हो गया। मतलब देखोगे काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, इसके वजह से हमारा इतना लेंथी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो रीजन है वो है इट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी बताए गए हैं कि मतलब क्या कि इंडिया के जो लोग हैं यानी कि इंडिया के जो सिटीजन्स है उनके पास क्या क्या हक होंगे और क्या क्या हक गवर्नमेंट नहीं छीन सकती उनकी, वो सारी चीज़ें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको बता देता है कि मतलब लोगों को भी पता रहे कि उनके पास कौन से हक है फ्रीडम के बाद, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी बताता है और फंडामेंटल राइट्स कोई 1-2 तो है नहीं, काफ़ी सारे हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स भी बताता है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बेसिकली रीज़न होता है वो ये रहता है कि देखो जो हमारे अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पर मतलब देखोगे माहौल रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जैसे अब जम्मू कश्मीरी है तो उसके लिए हमने अलग से नियम कानून बनाए थे हमारे आर्टिकल्स के अंदर जो अभी हट चुके हैं, ठीक है, जो 370 था। तो ऐसे अलग अलग प्लेसेस के लिए हमने मतलब अलग से कुछ अलग से ही आर्टिकल्स बना दिए हैं जो हमें नहीं भी बनाने की जरूरत है। अगर मान लो वहाँ का टेंशन का माहौल नहीं रहता, अब जैसे मान लो बिहार है तो क्या बिहार के लिए हमने अलग से कोई आर्टिकल बनाया नहीं बनाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए हमने बनाए हैं। तो इसके वजह से भी मतलब हमारा जो थोड़ा बहुत लेंथी हो गया, ये हमने एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी डाल दिए इन रीजन्स के वजह से। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो ये रहता है इट इनकॉर्पोरेट डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। यानी क्या कि इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में बताया गया है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से राज करेगी, वो किस किस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर रहेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर रहेगी, जो बेसिकली हमारे राष्ट्रपति है उनके पास कौन सी पावर रहेगी, सीएम के पास कौन सी पावर रहेगी, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा रहेगा यानी राज कर रहा रहेगा, लोगों को संभाल रहा रहेगा, मतलब गवर्नमेंट को बेसिकली
गवर्नमेंट चला रहा रहेगा, तो वो बेसिकली उनके पास कौन सी पावर रहेगी, वो किस तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसके बारे में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स बनाए गए हैं कि कौन सा मतलब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है, जो गवर्नर होता है उसके पास कौन सी पावर होती है, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास कौन सी पावर होती है, जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसके पास कौन सी पावर होती है। तो ये सारी बातें बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद देखो एक लास्ट जो बेसिकली रीज़न होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों था, तो बेसिकली वो ये है कि देखो इट इंक्लूड्स प्रोविजन टू सॉल्व पेकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सच एज प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी एक्सेट्रा। यानी क्या कि देखो हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने काफ़ी सारे जो छोटे मोटे इश्यूज है या फिर जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होने के जो प्रॉब्लम मतलब आते हैं, जिसके वजह से ऐसे जो प्रॉब्लम आने वाली जो इश्यूज है, तो उनके लिए भी हमने अलग से प्रोविजंस आर्टिकल्स बना के रखे। जैसे कि कई बार होता है कि लोग दंगे फसाद कर देते हैं, ठीक है, मारपीट कर देते हैं, धर्म के ऊपर जाति के ऊपर कर देते हैं, छोटी जाति को बड़ी जाति वाले परेशान करते, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर भी हमने आर्टिकल्स बना दिए थे। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था एक बार कि लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए भी लोग मारपीट कर देते हैं, इसके लिए भी लोग कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए भी बेसिकली अलग से प्रोविजंस बना दिए गए कि भैया ये आर्टिकल रहेगा, इसको आपको फॉलो करना रहेगा, ठीक है। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इमरजेंसी है, मान लो कंट्री के अंदर आ गई, पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दिया या फिर चाइना ने हमला कर दिया, तो ऐसी जो इश्यूज रहती है, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इंडिया के लोगों को या फिर इंडिया को, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इतने सारी डिटेल बातें लिखी गई है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा ही एक कह सकते हो कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो पहला तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब बेसिकली कह सकते हैं फीचर है इसका कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कह सकते हो डिटेल में हर एक आर्टिकल्स, प्रोविजंस, प्रॉब्लम्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। मतलब हम किस तरह से अपने समाज को चला सकते हैं, अपने कंट्री को चला सकते हैं, कौन किस तरह से क्या काम करेगा, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती तब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के पास कौन से हक रहेंगे, गवर्नमेंट कौन से हक छीन सकती है, कौन से हक नहीं छीन सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है। इसके वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा लंबा है। और इसको टाइम कितना लगा था बनने के लिए, तो इसको लगा था लगभग 3 साल लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 12 दिन ही बस बाकी था मतलब होने में 3 साल, ठीक है। तो इतना टाइम लगा था इसको। अब बेसिकली आपको ये समझ आ गया फर्स्ट इसका फीचर। उसके बाद देखो नेक्स्ट फीचर होता है लॉयर पैराडाइज। अब लॉयर पैराडाइज का इसका मतलब क्या है कि देखो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर पहली बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब नॉर्मल पीपल जो है जैसे आप और हम हैं, तो उन क्योंकि अब आप लॉयर हो नहीं, आपने उतना लॉ को उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स नहीं समझ आएंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको सारे आर्टिकल्स याद ना हो। तो ऐसे टाइम पर एक लॉयर जो होता है, क्योंकि उसे सारे आर्टिकल्स, लॉस, नियम कानून पता रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पता, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। तो ऐसे टाइम पर मान लो अगर आपको कोई केस लड़ना है तो लॉयर ही एक ऑप्शन बचता है कि लोगों पास, लोग जो रहते हैं वो लॉयर के पास ही जा सकते हैं और किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि लॉयर को पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या नियम कानून लिखे, वो समझ जाता है सारी चीज़ें। लेकिन नॉर्मल पीपल जो रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा को नहीं समझ पाते। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो जो राज्य है, ठीक है, राज्य का देखो, राज्य का नॉर्मल मीनिंग होता है स्टेट, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राज्य वर्ड है उसको इस्तेमाल किया जाता है कंट्री के लिए, देश के लिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति कौन होता है, देश का मतलब एक तरीके से हेड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं, मीनिंग्स होती है जो टेक्निकल होती है, ठीक है, जिनको एक लॉयर अच्छे से समझ सकता है, एक नॉर्मल पीपल नहीं समझ पाता है। तो ऐसे टाइम पर लोगों को लॉयर के पास ही जाना पड़ता है। तो देखोगे तो लॉयर के मजा ही मजा है ना, तो इसलिए लॉयर पैराडाइज हो जाता है। तो ये इसका दूसरा फीचर होता है। उसके बाद देखो तीसरा जो हमारा फीचर होता है वो होता है फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल, ठीक है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि पूरी जो देश है उस पर एक ही गवर्नमेंट का राज चलता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही पूरे देश को कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको हम यूनिटरी बोलते हैं। मतलब सिंगल एक ही सेंट्रल एरिया में ही पूरी पावर है, कहीं पे भी वो पावर बिखरी नहीं है, ठीक है, उसको हम यूनिटरी
गवर्नमेंट बोलते हैं, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर वाली गवर्नमेंट होती है। और ये जो यूनिटरी है ये सिर्फ छोटे देशों में ही होता है। अब मान लो वही देश बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे अब इंडिया है, तो इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्टेट भी काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी बड़ा देश है। अब बड़े जो देश होते हैं उनको चलाने के लिए यूनिटरी अगर स्ट्रक्चर आप गवर्नमेंट को रखते हो, यानी कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरे देश को चला रही रहेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या किया जाता है कि पावर को फेडरल कर दिया जाता है, कुछ पावरों को, ठीक है। मतलब कि अपनी पावर जो है, मतलब क्या कि देखो जो गवर्नमेंट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी पावर को तोड़ देती है अलग अलग स्टेट में और बन जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब क्या कि अलग अलग स्टेट में पावर दे देती है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं जो स्टेट को संभालते हैं, ठीक है। और उस चीफ मिनिस्टर की मदद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को संभालती है, तो इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर को बांट दिया जाता है लोगों में ताकि हम पूरी कंट्री को चला सके, मतलब अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया जाता है। और यूनिटरी में क्या होता है कि पावर जो रहती है पूरे कंट्रोल करने की, वो एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास आ जाती है, मतलब एक सेंट्रल में एरिया में पूरी पावर आ जाती है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और पावर को बांट देना उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो हम लोग कौन से, ठीक है, देखोगे अगर आप सोचोगे तो आपको लगता है हम लोग जो है वो फेडरल सिस्टम वाले, ठीक है। तो नहीं, हम लोग फेडरल सिस्टम टोटली नहीं है। देखो है क्या हम लोग, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है वो 80% फेडरल सिस्टम है और 20% यूनिटरी है। मतलब क्या कि कुछ कुछ चीज़ों में हम मतलब यूनिटरी रहेंगे, यानी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो कोई नया लॉ बना देती है, ठीक है, कोई नया नियम कानून बना देती है, जैसे अब नोटबंदी की थी, ठीक है। अब नोटबंदी की है, अब गवर्नमेंट मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो बताओ क्या कोई भी स्टेट जो है वो मना कर सकता है उस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं हमारे तरफ तो पुराना ही नोट चलेगा, हम लोग नहीं देंगे वो नोट, ठीक है। ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो पावर है नोट चेंज करने का, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो कुछ पावरें रहेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, यानी 20% जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। और बाकी के जो 80% पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स में, अलग अलग जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उनमें बांट दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारी जो कंट्री है वो 80% फेडरल सिस्टम पे काम करती है और 20% जो है वो हम यूनिटरी पे, मतलब यूनिटरी बाइस पे, कि मतलब एक ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ उसी का उसमें हुक्म चलेगा, ठीक है। जैसे अब नोटबंदी है या फिर बजटिंग रहता है, तो बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बनाती है कि हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कि भैया तुमको इतना हम पैसा देंगे, ठीक है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब काबू नहीं रहता है मतलब बजटिंग में, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसमें, ओके। तो इसको फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर यह बताया गया है कि हम फेडरल सिस्टम के साथ यूनिटरी भी बायस है, यानी कि हम फेडरल सिस्टम को भी फॉलो करते हैं 80% और 20% हम लोग यूनिटरी को भी फॉलो करते हैं, ओके। तो यहाँ पर उसका मतलब बताया गया है, तो पढ़ के मतलब नहीं बता तो दिया है, वैसे आप चाहो तो पढ़ लेना ताकि पेपर में आपको लिखने को आइडिया आए, क्योंकि जितना मैं बताया वो थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के में ही बताया, तो आप पॉइंट्स पढ़ लेना ताकि आप पेपर में आपको आइडिया आए कि क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बेसिकली इसका फीचर होता है, चौथा जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। यानी क्या कि देखो हमारा जो पार्लियामेंट है, देखो पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें होती है पार्लियामेंट में, जो हमारा संसद है उसके अंदर 3 चीज़ें आती है। एक होता है हमारा राष्ट्रपति, एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती है, ओके। तो ये 3 चीज़ें आती है। तो देखो जो राष्ट्रपति होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री का जो हेड होता है। अगर मान लो आपको कोई, जैसे अब कोई भी नया नियम कानून लगाना है, जैसे 370 ही लाना था, ठीक है। तो 370 जो रहता है उसको लाने के लिए क्या करना रहता है, बेसिकली देखोगे तो वहाँ पर साइन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ही हक दे देता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा को ही हक देता है कि आप चाहो तो कुछ चीज़ों को अपने से ही कर सकते हो। बट काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, अब जैसे मान लो विदेश से हमको कोई कुछ सामान खरीद के लेके आना है, ठीक है, राफेल खरीदना है, तो ऐसे टाइम पर साइन कौन करेगा, तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी काम मतलब मोदी जी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखोगे तो हेड जो है, पावर जो है सबसे ज़्यादा, मतलब पावर सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कंट्री की जो हेड है, जो है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। तो बेसिकली वो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, इसलिए तो हम लोग रिपब्लिक बोले जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्रपति जो है उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट मतलब इलेक्शन उनका होता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति कोई भी पर्सन बन पाता है, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, तो देखो बेसिकली इलेक्शन होता है ऐसे कि देखो जो लोकसभा होता है और जो राज्यसभा होता है उसके अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली MP जिन्हें बोलना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो वोटिंग करते हैं कि भैया हमको ये वाला राष्ट्रपति चाहिए। अब अगर आपको ज़्यादा वोटिंग
वोटिंग आ जाती है, आपको ज़्यादा मतलब मिल जाते हैं सांसद, जिनको हम सांसद बोलते हैं, तो ज़्यादा सांसद अगर आपको वोट दे देते हैं तो ऐसे टाइम पर आप बन जाओगे प्रधान, मतलब बेसिकली राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर आपको कम वोटिंग मिलती है, आपको कम वोट मिलता है, आप नहीं बन पाओगे फिर, ठीक है। नॉर्मल पीपल इसके अंदर वोटिंग नहीं करते, इसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी लोग जो होते हैं, उन लोग ही सिर्फ आपको वोट कर सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हो गया, तो जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो थोड़ा बहुत आपको राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आप पेपर में थोड़ा बहुत भर भर के कंटेंट लिख सको, ठीक है। तो देखो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको हम हिंदी में सांसद बोलते हैं और इंग्लिश में हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको हम एमपी भी बोला जाता है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेसिकली वो वोटिंग से आते हैं, इलेक्शन से आते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा का मतलब ही होता है लोगों का सभा, यानी उन बेसिकली एमपी वो लोग होते हैं लोकसभा के अंदर, जो एमपी होते हैं वो लोग होते हैं जिनको लोगों ने वोट दिया रहता है और तब वो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली वो लोग होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो होता क्या, देखो जो हमारा लोकसभा होता है उसका जो कार्यकाल होता है, यानी वो कितने सालों, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी है तो हर 5 साल में उनकी वोटिंग होती है, तो वैसे ही जो एमपी लोग होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं, उनकी कितने साल में वोटिंग होती है, मतलब कितने साल में उनका बेसिकली उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो देखो जो लोकसभा होता है उसके जितने भी टोटल जितने भी एमपी लोग होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका हर 5 साल में कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मतलब क्या कि जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर का 5 साल खत्म हो गया, ठीक है, तो वैसे ही वापस से वोटिंग होगी, वापस से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर उन सबकी वापस से वोटिंग होगी। तो हर 5 साल में जो लोकसभा के अंदर जो एमपी लोग होते हैं उन सबका वोटिंग होता है। तो क्योंकि देखो ये हर 5 साल में जितने भी उसके अंदर एमपी लोग होते हैं, मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक ही बार में सबके सब निकल जाते हैं, इसलिए इसे लोअर हाउस बोला जाता है। क्योंकि देखो ये स्थित नहीं है, ठीक है, एक ही बार में इसमें से निकल जाते हैं लोग, फिर लोग अगले बार नए लोग आ जाते, हो सकता है जरूरी थोड़ी पिछली बारी वाले वापस से आए, इस बार हो सकता है दूसरे कोई आ जाए, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, फिर दूसरे पार्लियामेंट मतलब दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं आ जाए। तो इसलिए ये जो हमारा लोकसभा है इसे लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो देखो हमारा जो राज्यसभा है इसके अंदर जो वोटिंग होती है ये एक तरीके से देखोगे तो इलेक्शन से नहीं होता, ये अलग तरीके से होता है। तो देखो इसके अंदर इसका कार्यकाल जो होता है राज्यसभा का वो 6 साल का होता है। यानी क्या कि अगर मान लो आप राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी राज्यसभा के एमपी हो, तो ऐसे टाइम पर आपका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का नहीं 6 साल का रहेगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक ही बार में हर 6 साल में आपकी वोटिंग नहीं, बेसिकली आपको निकाल नहीं दिया जाता और दूसरा कोई राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता। इसके अंदर होता क्या, देखो हर 2 साल में 1/3 जो बेसिकली मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मतलब राज्यसभा के अंदर, उनको बेसिकली उनको निकाल दिया जाता है और दूसरे जो भी राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एमपी आते हैं, उनको डाल दिया जाता है। इनकी भी एक तरह से वोटिंग ही होती है। तो देखो होता क्या है, हमारा जो राज्यसभा है इसके अंदर क्या होता है समझो अच्छे से, तब तो आपको समझ आएगा। देखो राज्यसभा के अंदर मान लो 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोग हैं तो 90 लोग रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। मान लो 90 लोग हैं, ठीक है, तो 90 लोग हैं। अब इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 30 30 30। अब होता क्या है, हर 2 साल में इन बेसिकली ये जो 90 लोग हैं इनमें से 1/3 यानी 30 लोगों को एक्सचेंज कर दिया जाता है, बेसिकली निकाल दिया जाता है। इनका इलेक्शन होता है, उसके बाद दूसरे या फिर नए या फिर पुराने जो भी आ जाते हैं इलेक्ट होके, वो वापस से राज्यसभा में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे लोग आ जाते हैं राज्यसभा के अंदर। तो हर साल क्या होता है, हर साल 30% जो बेसिकली 1/3 जो है यानी 30 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको निकाल कर दूसरे लोग आ जाते हैं, ठीक है। अभी भी देखोगे 60 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पुराने ही है, ठीक है। फिर होता क्या है, अब मान लो ये जो पुराने वाले जो थे ये, क्योंकि देखो पिछले साल 2 साल पहले इन लोग का वोटिंग नहीं होता, मान लो इसका भी 6 साल हो गया, ये जो 30 लोग हैं इन लोग का भी 6 साल हो गया, तो इनकी अब इलेक्शन होता है, फिर इनको भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर ये जो बचे हुए हमारे पहले के 3 लोग थे, 30 लोग थे, इनका भी इलेक्शन होता है और फिर इनको भी निकाल कर दूसरे लोग आ जाते हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो हमारा जो राज्यसभा होता है उसके अंदर हमेशा देखोगे तो कुछ पुराने लोग जो है यानी पुराने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रहते ही है, मतलब फिक्स है कि वो रहते ही है कुछ साल तक, ठीक है। मतलब ये देखोगे कि एक साइकिल बना देते हैं लोग। तो इसकी वजह से, क्योंकि देखो हमारा जो राज्यसभा है इसके अंदर हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते ही है, तो एक तरीके से स्थित हो जाता है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का। तो इसकी वजह से क्या, ये जो राज्यसभा इसे हम अपर हाउस बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी जो होते हैं राज्यसभा के, उनका हर
देखोगे 6 साल में उनका बेसिकली उनका कार्यकाल वैसे तो 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कितने साल का कार्यकाल होता है, तो 2 ही साल का होता है, क्योंकि उनके बेसिकली राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 जो बेसिकली MP लोग हैं उनको निकाल कर दूसरे लोगों को भर दिया जाता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब क्या कि मान लो 2 साल हो गए तो वापस से अब 90 लोग थे, उसमें से 30 लोग को निकाल दिया और 30 नए लोग आ गए। ठीक है, अभी भी 60 पुराने वाले ही है। ठीक है, अब मान लो बाकी के जो 30 है उनका भी 6 साल हो गया पूरा, तो उनको भी फिर निकाल दिया जाता है 2 साल बाद, फिर उनको उनके बदले में पूरा दूसरे नए वाले आ जाते हैं। ठीक है, अब होता गया फिर अभी भी 30 पुराने ही वाले बाकी, अब उनका भी मान लो हो गया 6 साल। ठीक है, फिर उनको निकाल दिया जाता है और उनके बदले में अब दूसरे नए वाले आ जाते हैं। और जैसे ही इनका हो जाता है, देखो अब 2 साल बाद फिर जो पहले हमने 30 लोगों को नए टाइम पे लेके आया था तो उनका अब 6 साल हो गया पूरा, तो उनको निकाल कर वापस से फिर दूसरे नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ला दिया जाता है। तो एक तरीके से देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब पुराने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रहते ही है, कभी भी एक ही बार में हमारा राज्यसभा खाली नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको अपर हाउस बोला जाता है और इसके पास ज़्यादा पावर भी रहती है। पावर देखोगे तो लोकसभा के पास ज़्यादा रहती है, लेकिन क्योंकि ये स्थित है तो इसे हम अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति है तो उनके पास उतनी पावर नहीं रहती, क्योंकि देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से कोई भी काम करना है तो प्राइम मिनिस्टर जाके करेंगे, उनके पास सारी पावर रहेगी। मान लो उनको कोई ऐसे नोटबंदी करवानी तो वो जाके करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी काम करना रहेगा, राइफल खरीदवाना है, कुछ भी खरीदवाना है, कोई भी काम करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। ठीक है, उनके हाथ में वो पावर है, वो जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसकी परमिशन देने का काम किसका रहता है, तो उनका वो बेसिकली राष्ट्रपति का काम रहता है। यानी राष्ट्रपति का काम बस इतना रहता है कि भैया तुमने मेरे को बोला कि भैया देखो मेरे को ये काम करना है, उसने बोला ठीक है ले मैं साइन करके दे देता हूँ। ठीक है, अब काफ़ी सारे जगहों पे तो पूछा भी नहीं जाता है, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट से सीधा ही अपना काम कर दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब कुछ कुछ पावर रहती है पार्लियामेंट के पास। देखो अगर मान लो मोदी जी है, उनको जैसे 370 ही हटाना था। ठीक है, तो 370 हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट जो लोकसभा थी वहाँ पर पहले बात तो उनके पास ज़्यादा सांसद थे ही, 300 सांसद थे, टोटल 545 होते, तो 545 में से 300 उनके पास ही थे, यानी मेजोरिटी जो है उनके साथ ही दे दी, जिसकी वजह से 370 आराम से हट गया, मतलब आराम से हट गया उनके जो भी डिसीजन थे। वैसे ही नोटबंदी भी आराम से हट गई थी, मतलब सारी चीज़ें उनकी आराम से हो गई। क्योंकि देखो अगर मान लो आप पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ पास करना चाहती हो तो उसके लिए 50% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए आपके रिलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास पहले से ही ज़्यादा सांसद थे, यानी ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके ही पार्टी के थे, जिसकी वजह से उनको बेसिकली जो भी डिसीजन लेते आराम से उनका डिसीजन पास हो जाता है मोदी जी का। ठीक है, और कांग्रेस के क्योंकि कम थे तो उनके कोई भी डिसीजन पास ही नहीं हो पाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये लोकसभा राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो हम प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं, यानी क्या कि कोई भी काम करने का जो हेड है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उसको साइन करने का यानी सिर्फ परमिशन देने का जो हेड होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। यानी हम राष्ट्रपति के बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकते, मतलब उसका साइन के बिना हम कुछ नहीं करते, लेकिन काम मेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही हमारा करता है। मेन पावर जो है देखोगे काम करने का, कोई भी चीज करने का, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब देखो यहाँ पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, मतलब क्या पार्लियामेंट के यानी संसद के बारे में बात कर लिया हमने, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर दिया। एक तरीके से आप ये समझ गए कि देखो बेसिकली हमारा जो संसद होता है उसके बारे में आपने समझ गए। ठीक है, अब देखो हमारा जो देश है उसको जो चलाने का काम करता है वो होता है संसद। ठीक है, यानी हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश को चलाता है। अगर मान लो नोटबंदी करवानी है या फिर कुछ भी नया डिसीजन लेना है या फिर कोई भी चीज़ करनी रहती है तो वो पास करता है संसद हमारा, यानी अगर देश में कोई भी काम करना है तो संसद पास करता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेट में काम करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमने पावर को तो बांट चुका है, तो अगर स्टेट में काम करना है तो कौन करेगा। ठीक है, जैसे अगर देश के लिए पार्लियामेंट है, संसद हमने बनाया है, तो स्टेट के लिए हमने क्या बनाया है, तो स्टेट के लिए बनाया हमने बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में मंत्रिमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी चीज़ें आती है, तो इसके अंदर होता है जैसे देखो जैसे पार्लियामेंट के अंदर होता है कि एक राष्ट्रपति होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, वैसे ही हमारा जो मंत्रिमंडल होता है उसके अंदर होता है एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है गवर्नर, जो बेसिकली जैसे राष्ट्रपति है वैसे गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही 3 चीज़ें होती है। अब अगर मान लो स्टेट में कोई नया रूल बनाना है, कोई गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ करनी है, स्टेट में कोई नया मान लो कोई पॉलिसी पास कर रही है, तो ऐसे टाइम पर हमारा जो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो मदद करता है, यानी स्टेट का जो मंत्रिमंडल है वो काम करता है। ठीक है, स्टेट के अंदर कौन सी चीज़ें होती है, तो एक होता है एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है गवर्नर। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब संसद की तरह ही है, जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा होती है,
यहाँ पर विधानसभा में भी इलेक्टेड लोग ही आते हैं। इस जैसे मान लो अब जैसे हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसके अंदर कैसे MP लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर MLA होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिकली MLA होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मतलब बेसिकली विधानसभा और विधान परिषद जो है वहाँ पर MLA लोग होते हैं। तो हमारा जो लोकसभा है उसकी तरह हमारा विधान सभा है, और जो हमारा राज्यसभा है उसकी तरह विधान परिषद है, ठीक है। बट कुछ स्टेट्स में विधान परिषद नहीं होते, ठीक है। विधान परिषद क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो विधान परिषद जो है वो उन्हीं स्टेट्स में होते हैं जहाँ पर पंचायत होती है। यानी कि अब जैसे बिहार है तो वहाँ पर विधान परिषद है, यूपी है तो वहाँ पर विधान परिषद है, दिल्ली है वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कोई गाँव नहीं है, गाँव नहीं है तो विलेज भी नहीं है, ठीक है, और विलेज नहीं है, पंचायत नहीं है तो विधान परिषद भी नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। ओके, तो बेसिकली विधानसभा हम लोकसभा की तरह कंपेयर कर सकते हैं, जैसे लोकसभा होती है वैसे विधानसभा होता है, ठीक है। और जो हमारा राज्यसभा होता है वैसा ही हमारा विधान परिषद होता है, ठीक है। और जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है वैसे ही हमारा जो गवर्नर होता है वो होता है, ठीक है, सेम ही होता है, ठीक है। और गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको क्या इलेक्शन होता है? तो देखो उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो सिलेक्ट करता है कि भैया मेरे को किसको गवर्नर बनाना है। मान लो उसका मन करता है कि चलो अपने भाई को बना देता हूँ गवर्नर, तो चाहे तो बना सकता है, ठीक है। बट ऐसे टाइम पर देश की प्रॉब्लम आएगी, देश को प्रॉब्लम आएगा, तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि कोई अच्छा आदमी पढ़ा लिखा जो उसके मतलब लायक हो उसको बना देते हैं, ठीक है। तो हाथ में रहता है मतलब राष्ट्रपति के, वो जो उसको चाहे उसको गवर्नर बना देता है, ठीक है। गवर्नर क्या काम करता है? तो देखो कल को मान लो सरकार डूब गई, ठीक है, बेसिकली गवर्नर का ये भी वही काम रहता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? पूरे देश को चलाते हैं, और अगर कोई भी साइन लेनी रहती है तो राष्ट्रपति से साइन लेते हैं। वैसे ही होता है कि यहाँ पर भी कि अगर जैसे चीफ मिनिस्टर है तो वो सारे काम को मतलब कार्यपाल को संभालते हैं, स्टेट के जितने भी काम वाम करवा, कोई भी नया मान लो कोई नया पॉलिसी लाना है, कोई नया नियम लाना है, तो स्टेट के जितने भी काम रहते हैं वो चीफ मिनिस्टर संभालता है, और गवर्नर बस साइन करने का काम करता है, परमिशन देने का, ठीक है। बट फायदा देखो कब होता है? अगर मान लो कल को सरकार डूब गई, ठीक है, मतलब सरकार गिर जाती है। कभी कभी होता है कि सरकार की जो बहुमत है वो गिर जाती है। कैसे गिरती है? तो देखो यहाँ पर आपको उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है देखो कि कभी कभी होता है कि नहीं, आप सुनते होंगे सरकार गिर गई, ठीक है, कि गठबंधन बनाए थे बीजेपी और कौन से पार्टी, और सरकार मतलब गठबंधन टूटने की वजह से सरकार गिर गई, ठीक है। और सरकार गिरने की वजह से क्या होता है? अब कोई भी सरकार है नहीं, इस टाइम पर हो जाता है स्टेट इमरजेंसी, यानी कोई भी सरकार जब नहीं रहती है कि स्टेट को संभालने वाला कोई नहीं रहता है, तो उस टाइम पर कौन संभालता है? तो उस टाइम पर संभालता है गवर्नर। यानी जो भी गवर्नर रहता है वो फिर पूरे स्टेट को संभालता है, सारी चीज़ों को फिर बताते रहता है कि इसको ये करना है वो करना है। जैसे वो मतलब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एक तरह से वो हथिया लेता है, और वही सारी पावर को फिर इंजॉय करता है, सारे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और विद इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट के बारे में था, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मे बी। उसके बाद देखो पांचवा जो फीचर है वो ये है सेकुलर स्टेट, ठीक है। अब सेकुलर स्टेट क्या होता है? देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखो प्रियम्बल के अंदर ही बता देता है कि देखो हम सेकुलर बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हम सेकुलर है ही, बनना क्या है उसके अंदर कि हमारा जो देश है इसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश के अंदर सारे धर्म को हम इक्वल राइट्स देते हैं, हक देते हैं, सबको इक्वली हम पेश आते हैं सबके साथ में, ठीक है। किसी भी एक धर्म के लिए हम ज़्यादा कोई नहीं कुछ करते और किसी दूसरे धर्म के लिए कुछ कम भी नहीं करते, हम सबके लिए इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो सेकुलर बेसिकली हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री का कोई भी पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है कि हाँ भाई जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान डिक्लेयर कब कर चुका है कि भैया हम लोग जो है वो एक इस्लामिक देश है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया कि हम लोग हिंदू देश है या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक रिलीजन का देश है, ठीक है। जबकि हमारी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, फिर भी हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो बेसिकली ये दिखाता है कि हम सब जितने भी अलग अलग धर्म हैं उन सबको हम इक्वल राइट्स देते, इक्वल हक देते, किसी को भी हम दबाते नहीं है, सबको हम एक समान समझते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसे भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं ताकि लोग धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़े ना करें और सब एक साथ मिलजुल के रहे। नहीं तो अगर मान लो हम लोग बोल दिए हम लोग हिंदू स्टेट है तो जितने भी हिंदू रहेंगे उनके पास पावर आ जाएगी, भैया हम तो हिंदू स्टेट है, तो लोग मुस्लिम लोग को पीटने लग जाएंगे, बाकी के धर्म लोग को पीटने लग जाएंगे। जैसे हम पाकिस्तान में ही है कि पाकिस्तान में पहले काफ़ी सारे लोग थे, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन थी जो हिंदू थी, ठीक है, रहती थी उधर, ठीक है। कि कुछ लोग थे जो इंडिया नहीं आना चाहते थे, वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, और कुछ लोग थे उनको पता ही नहीं था
था, ठीक है। मतलब कुछ लोग रहते ना कि अब कौन जाएगा उतना दूर, रहने दो, इधर ही रहने दो, ठीक है, जैसे रहने दो। बट बाद में पता चल रहा है कि अब क्योंकि देखो पाकिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर चुका था कि हम लोग इस्लामिक देश है, तो वहाँ के लोगों ने उन हिंदू लोगों को मार दिया, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। काफ़ी अब कम ही पॉपुलेशन दिखती है आपको पाकिस्तान में, बहुत ही ऐसे, आप खुद ही सोचो, आपको कभी लगा है ऐसा कि पाकिस्तान में कोई हिंदू भी आपको दिखा है? मतलब कभी भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। कोई भी राष्ट्रपति या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट जो है वो हिंदुओं को नहीं मिलती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा एक ड्रॉबैक रहता है अगर आप अपने आप को एक पर्टिकुलर रिलीजन के बता देते हो कि हमारा स्टेट ये रिलीजन का है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया कि मतलब हम एक सेकुलर स्टेट है, हमारा कोई रिलीजन नहीं हमारे स्टेट का, ठीक है। तो बेसिकली ये 5वां फीचर है। उसके बाद 6वां फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब क्या कि देखो हमारे देश के अंदर जितने भी अलग अलग मतलब जो एडल्ट लोग हैं जो 18 से ऊपर है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक समान हक रहेगा किस चीज़ में। तो बेसिकली जैसे अब इलेक्शन है, जो भी सेंट्रल लेवल पे चीज़ें रहेगी। अब जैसे इलेक्शन है, ठीक है, अब बताओ इलेक्शन में क्या ये देखा जाता है कि भैया तू छोटी जात का है, तू इलेक्शन में नहीं जाएगा, तू बड़ी जात का है, तू जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं देखा जाता है, यहाँ तक तो ये नहीं देखा जाता है तू है कौन, ठीक है, सीधा इलेक्शन दे भाई, वोट दे। सबको पैसे दे देकर भेजा जाता है, भाई पैसा ले और वोट देना मेरे को, ठीक है। तो देखोगे इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो 18 से ऊपर है तो वो जाकर वोट दे सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी धर्म का है, कौन सी जात का है, किधर का है, बिहार है, यूपी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब जाओ वोट देने जाओ, ठीक है। तो एक तरह से देखोगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम कर दिए। मतलब क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक को एक समान इज्जत और कह सकते हो समानता दे देता है। ये एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सबको इक्वल, जैसे इलेक्शन में ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 7वां जो इसका फीचर है वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। यानी कि देखो काफ़ी सारे जो नियम कानून है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर, मतलब बेसिकली जितने भी लॉस होते हैं, नियम कानून होते हैं देश को चलाने के लिए या फिर स्टेट को चलाने के लिए, तो वो हमने यूनिफॉर्म रखे हैं, सेम रखे सबके लिए। अब जैसे चोरी किए हो आपको जो सज़ा मिलेगी वो आपका, अगर बाजू वाला भी वही चोरी करता है, वो भी वही काम करता है, तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो मतलब सबके लिए सेम नियम कानून बनाए गए हैं जितने भी। अब जैसे क्रिमिनल लॉ है सबके लिए, क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। बट कुछ जगहों पर सेम नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें जो है, कुछ लॉज जो है वो सेम नहीं होते, ठीक है। कौन से लॉ सेम नहीं होते? तो देखो बेसिकली कुछ लॉ होते हैं जिनको हम पर्सनल लॉ बोलते हैं। मतलब क्या कि हिंदुओं के लिए कुछ अलग लॉ होते हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ अलग लॉ होते हैं, मतलब अलग अलग धर्म जो है उनके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये पर्सनल लॉ क्या होते हैं और क्यों बनाए गए हैं, तो देखो इसके अंदर कौन से लॉ आते हैं। जैसे अब हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में देखो अगर मान लो शादी होती है तो कैसे हम लोग 7 फेरे लेते हैं, ठीक है। 7 फेरे होंगे, अग्नि के आगे मतलब पूजा पाठ होगी, उसके बाद घोड़े पे बैठ के जाएंगे तब शादी होती है, ठीक है। और मुस्लिमों में कैसा होता है कि बस बैठ गए, कबूले कबूले बोल दिए, हो गया शादी। तो देखोगे तो यहाँ पर मैरिज जो है उसके लिए अलग अलग लॉ बनाए गए हैं। मुस्लिमों में अलग होता है, हिंदुओं में अलग होता है, वैसे ही अलग अलग और भी जितने भी मतलब रिलीजन है उन सब में अलग अलग होता है। चर्च में अलग होता है, उनमें कैंडल लेके घूमा जाता है, ठीक है। हमारे में अग्नि कुंडी लगा देते हैं सीधा, मुस्लिमों में कुछ नहीं होता, सिर्फ कबूले कबूले बोल दो। तो अलग अलग देखोगे तो ये जो मतलब बेसिकली जिसको हम सिविल कोड बोलते हैं, सिविल कोड मतलब क्या, जो आम नागरिकों का जो बेसिकली लॉ है, पर्सनल लॉ है उनके धर्म का, कोई भी कम्युनिटी का, तो उसको बोला जाता है सिविल कोड। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू लोग अलग तरीके से लॉ बनाते हैं, उनके अंदर मान लो अब हिंदू लोग को तलाक करना रहता है तो नॉर्मली हिंदुओं में तलाक उतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है। उन लोग एक बार शादी कर लिए तो चाहे पति बेवड़ा ही क्यों ना हो, जिंदगी भर वैसे ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों क्या होता है कि उनमें बेसिकली तलाक करने का एक आराम से तरीका रहता है, पहले था अब नहीं है, अब उसको तो हटा दिया गया है। कि मतलब क्या, तलाक है तलाक है तलाक है, मतलब 3 बार तलाक तलाक बोल दो, हो गया शादी खत्म, ठीक है, तलाक हो गया। तो अलग अलग नियम कानून है, तलाक से, डिवोर्स से। वैसे ही मुस्लिमों में रहता है कि मतलब अलग अलग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट से, अलग अलग नियम कानून रहते हैं, सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको हम यूनिफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म अभी किया नहीं गया है टोटली, कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्म किया गया है, जैसे कि डिवोर्स से रिलेटेड है तो अब 3 तलाक को बैन कर दिया गया है, ठीक है, कि अब कोई 3 तलाक नहीं करेगा। अगर मान लो कोई मुस्लिम है, उसको अगर तलाक चाहिए तो 3 बार तलाक बोलकर शादी नहीं तोड़ सकता, उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में। जैसे हिंदू लोग जाते हैं कोर्ट में तलाक करने के लिए, वैसे मुस्लिमों को भी जाना पड़ेगा कोर्ट में और उसके बाद उनको तलाक मिलेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बेसिकली कुछ चीज़ें की गई है ताकि हम यूनिफॉर्म सारी लॉज जो है वो बना सके, सबके लिए एक ही तरह का नियम कानून रहे, ठीक है। और जो हमारा गोवा है अगर देखोगे तो गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जितने भी नियम कानून है, मतलब लॉज बनाए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर अप्लाई किया गया है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो हमारा जो पूरा देश है वहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के हिसाब से उनके बेसिकली पर्सनल
पर्सनल लॉ है कि जैसे शादी से रिलेटेड, अब तो मतलब 3 तलाक तो बैन हो चुका है, बट अभी भी शादी से रिलेटेड तो अलग अलग लॉ है। मुस्लिमों में देखो 3 बार बोलते हैं, मतलब कबूले कबूले बोलते हैं, और हिंदुओं में अलग तरीके से शादी होती है, ठीक है। तो ये पर्सनल लॉ अलग अलग है, सिविल कोड अलग अलग है। लेकिन अगर आप गोवा में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक ही जैसा दिखेगा, यानी क्या, क्योंकि वहाँ पर हिंदू लोग भी बेसिकली मुस्लिमों की तरह कर सकते हैं, नियम कानून उनके फॉलो कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर एक सिमिलर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है। यानी क्या, अगर मान लो आप हिंदू हो, अगर आप गोवा में हो, ठीक है, गोवा में अगर मान लो आप हो, तो अगर आप एक हिंदू हो तो आप चाहो तो आप भी 2-2 शादियाँ कर सकते हो, ठीक है। क्या मान लो कोई पत्नी आपकी वो 3-4 साल हो गया, बच्चा नहीं दे पा रही, तो आप चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, आप हिंदू होने के बावजूद भी। तो गोवा में एक तरह से देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब लागू कर दिया गया है, ठीक है। और ये भी क्यों लागू किया गया था, क्योंकि देखो वहाँ पर पहले पोर्टुगीज लोग थे, राज करते थे, तो उन लोगों ने अपना एक पोर्टुगीज सिविल कोड बनाया था कि मतलब सबके लिए एक ही कानून रहता था। तो उसके वजह से गोवा के अंदर बेसिकली अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सबके लिए एक ही नियम कानून है, हिंदू चाहे हो या फिर मुस्लिम हो। ओके, तो ये बेसिकली 7वां इसका फीचर है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स में देखो काफ़ी सारी चीज़ों में हम यूनिफॉर्म रहते हैं, कि जैसे आप कोई मान लो कोई चोरी कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, तो सबके लिए एक ही क्रिमिनल कोड या फिर बाकी के जो लॉस है वो सबके लिए सेम ही रहते हैं। तो ये हमारा 7वां फीचर रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद देखो 8वां जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट्स। यानी क्या कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि लोगों के पास कौन से राइट्स है, हक कौन से। यानी क्या कि अगर मान लो आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास कौन से हक है, कौन से फंडामेंटल राइट्स है। यानी क्या, देखो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी क्या कि आपके पास हक है कि आपके साथ लोग इक्वली पेश आए, यानी चाहे आप छोटी जात के हो और मान लो आपके साथ कोई पेश अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है, आप छोटी जात के हो, छोटी कास्ट के हो, और कोई बड़ी कास्ट वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है ये बोल के ये तू छोटी कास्ट वाला है, तू निकल इधर से। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि वो आपकी इक्वालिटी का जो राइट है वो छीन रहा है, तो आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ जा सकते हो और उसे मतलब पनिशमेंट दिलवा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये जो हमारी राइट टू इक्वालिटी है हमारी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बताई गई है कि मतलब हम समाज के अंदर किस तरह से इक्वालिटी लाएंगे, ठीक है। कि मतलब अगर मान लो कोई जेंडर के ऊपर इनइक्वालिटी कर रहा रहेगा, ठीक है, तो वो भी मतलब अगर कोई मान लो जेंडर के ऊपर इनइक्वालिटी करेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई अबोलिशन भी करेगा अनटचेबिलिटी का, आर्टिकल 17 जो हमारा कहता है कि अगर मान लो कोई अगर छोटी जात वाले को बोलता है तू मेरे को छू मत, तू छोटी जात वाला है, तो ऐसे आदमी को फिर हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है। तो पहला जो राइट देता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद देता है राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम, यानी क्या कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ों का आज़ादी रहेगा, यानी बोलने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी, एक्सप्रेशन देने की आज़ादी। यानी कि जैसे कि अगर मान लो आपको कोई नेता है, ठीक है, आपको वो नेता पसंद नहीं है, आपको वो नेता बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, तो आप चाहो तो उसका पुतला जला सकते हो, उसके पुतले को फोड़ डालो, कुछ भी करो, ठीक है। आप चाहो तो मतलब अपने एक्सप्रेशन बता सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है उस नेता को देख के, ठीक है। तो आपके पास ये हक है, आपको कोई पुलिस इस बात के लिए पकड़ के लेके नहीं जा सकता कि आप उसका पुतला क्यों चला रहे हो, ठीक है। आप झंडा चलाओगे तब आपको पकड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाता है। बट ये आपका राइट है, आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो। आप चाहो तो मान लो आप किसी को कुछ बोल सकते हो, किसी से कुछ सवाल पूछ सकते हो, आप चाहो तो सरकार से भी क्वेश्चन करने का आपके पास ये राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूछने का भी राइट है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ करने का भी कुछ आपके पास, उसके खिलाफ कुछ कर दो। आप मान लो आपके साथ कोई, मान लो आपको कोई पीट रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप सेल्फ डिफेंस करना भी ये भी आपका राइट है, ठीक है। वैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी क्या कि आपके पास रिलीजन, अपना जो धर्म है उसको फॉलो करने का भी राइट है। यानी क्या, अगर मान लो आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, और कोई मुस्लिम है या फिर कोई भी दूसरे रिलीजन का पर्सन है आपको मंदिर जाने से रोक रहा है, तो ये आपका राइट छीन रहा है अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए। वैसे मान लो कोई मुस्लिम जा रहा है अपने मस्जिद में और उसको कोई हिंदू रोक रहा है या फिर उसको जाने से रोक रहा है, तो ये भी उसका राइट छीना जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो राइट टू बेसिकली रिलीजन को फॉलो करने का बेसिकली हमारा जो आर्टिकल 25 है वो यही कहता है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाता है, जैसे अब कोरोना ही आया था, तो ऐसे टाइम पर आपके ये राइट छीन लिए जाते हैं, ठीक है। क्यों छीन लिए जाते हैं? क्योंकि ये आपके लिए ही छीने जाते हैं, सेफ्टी के लिए। अब जैसे कोरोना में ही काफ़ी सारे लोग को मस्जिद में नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है, तो एक तरह से देखो तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया जा रहा था कि लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था। बट क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था, क्योंकि देखो कोरोना काल चल रहा था, इसके वजह से लॉकडाउन चल रहा था, इसकी वजह से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, तो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे राइट्स छीन लिए गए थे, ठीक है। तो बेसिकली
ये हमारा राइट टू अगेंस्ट बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। उसके बाद देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कि आपके पास पढ़ने लिखने का हक है मतलब क्या कि आपके पास पढ़ने लिखने का भी राइट है। अगर आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है ये बोल के आप छोटी जात के हो, या फिर आपके घर वाले आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, तो ये आपका राइट है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है, तो आप चाहो तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो कि भैया देखो इन लोग मेरे को पढ़ा नहीं रहे, इनको जेल में डालो। ठीक है, तो मतलब ये सारे राइट्स है आपके पास। वैसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इससे अलग अलग राइट्स आपके पास है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपको बताते हैं कि समाज के अंदर आपके पास कौन से हक है और कौन से हक आपसे कौन नहीं छीन सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, एक आप ईमानदार व्यक्ति हो, तो आपको कोई भी जेल में नहीं डालेगा। ठीक है, बट कुछ सिचुएशन में जेल में डालना यानी आपकी जो लिबर्टी, आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है वो छीननी पड़ भी सकती है। जैसे देखो ये भी आपकी एक तरह से राइट ही है कि आपको आज़ादी रहे, आप किधर भी घूम फिर सको, आपको बोलने की आज़ादी, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, तो ये भी एक राइट है आपका। ठीक है, बट अगर मान लो आपको जेल में डाल दिया जाए, पुलिस पकड़ के लेके चली जाए, तो आपकी यार राइट तो छीन लिया जा रहा है। तो क्यों छीन लिया जा रहा है? क्योंकि बेसिकली आप अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो सकता है मान लो आपके पास राइट है कुछ भी बोलने का, आपने किसी को गाली दे दी, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, अगर आप अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हो तो आपकी राइट्स को कम या फिर छीन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ी डिटेल में बताता है कि आपके पास कौन से हक है, कौन से हक को कौन कब मतलब बेसिकली कौन से सिचुएशंस के अंदर छीना जा सकता है और कौन से ऐसे मतलब राइट्स है जिनको छीना नहीं जा सकता। गवर्नमेंट कौन से ऐसे राइट्स है जिनको नहीं छीन सकती है, तो उसके बारे में भी हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से बताता है। तो ये इसका 8वां मतलब बेसिकली हमारा फीचर है। उसके बाद देखो 9वां जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी क्या कि देखो जुडिशरी मतलब कोर्ट जो होती है, चाहे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर लोकल कोर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कल को गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट जो है हमारी संसद, उन लोगों ने एक नियम बना दिया, ठीक है, कि आज से जो है गवर्नमेंट मतलब जितने भी लोग होंगे हमारे कंट्री के अंदर, उन लोग अब कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अपने राज करेंगे। ठीक है, एक तरह से बोलोगे तो अब राजतंत्र चलेगा। ठीक है, मतलब हमारा ही तंत्र चलेगा, लोग डेमोक्रेसी अब नहीं चलेगी। ठीक है, मान लो ऐसा एक नया संसद में पास कर दिया गया एक एक्ट कि आपसे क्या होगा कि लोगों के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी, अपना नेता वो नहीं चूज करेंगे, हम लोग खुद से अपना नेता चूज करेंगे, हम जो बोल देंगे वही उनको करना होगा और कोई भी कुछ सवाल नहीं पूछ सकता, हम सबको बंद करके रखेंगे। ऐसा कोई मान लो नया नियम कानून लगा दिए पार्लियामेंट ने, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोर्ट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहता, अगर मान लो हिस्सा रहता, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो भी बातें रहती वो जुडिशरी को भी माननी पड़ जाती, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी माननी पड़ जाती। लेकिन देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने अच्छे से बता देता है, देखो कि कल को हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब बेसिकली बनाने वालों को भी मालूम होगा कि कल को ऐसा कुछ हो भी सकता है। इसीलिए जो हमारा हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी जो हमारी जुडिशरी है, न्यायालय है जो है, उसको हमने अलग कर दिया है। यानी क्या कि अगर मान लो संसद ने कोई नियम कानून बनाया है और अगर लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों ने संसद के पास बोला, उन लोगों ने नहीं माना, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे देता है तो उसे संसद को मानना ही होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे आप संसद है तो पूरी दुनिया को चलाता है, मतलब पूरी दुनिया नहीं पूरे देश को चलाता है। तो अगर मान लो कि कोई भी मतलब लोगों को प्रॉब्लम आती है और लोग है सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर रहती है कि वो संसद का जो डिसीजन है उसे चेंज भी करवा सकती है। तो एक तरीके से देखो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी हमारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अलग होते हैं पार्लियामेंट से। तो ये भी एक फ़ायदा एक तरह से देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है कि मतलब कोर्ट को अलग कर दिया है ताकि जो नेता लोग हैं उसके ऊपर दबाव ना डाल सके। क्योंकि देखो कोर्ट में जो जज होता है वो पुलिस मतलब बेसिकली जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, उन लोग तक को उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, जवाब दे देते हैं कि तुम गलत किए हो, चलो तुमको जेल में डाल दो। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो कोर्ट में काफ़ी पावर रहती है जो जुडिशरी होते हैं, जो मतलब न्यायालय के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिकली जो रहते हैं जज लोग, उनके पास तो अलग ही एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर रहती है। ओके, तो ये 9th इसका फीचर है। उसके बाद 10th फीचर ये है कि जुडिशियल रिव्यू। यानी क्या कि देखो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट है, उन लोगों ने कुछ एक नया नियम लगा दिया। ठीक है, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने एक नया कोई एक्ट था उसने पास कर दिया पार्लियामेंट ने कि आज से इस तरह से काम होगा। ठीक है, अब लोगों को पार्लियामेंट में मतलब बेसिकली जो भी एक्ट आया था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, अब लोगों को अगर वो पसंद नहीं आता है तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और पार्लियामेंट के खिलाफ में यानी गवर्नमेंट के खिलाफ में केस कर सकते हैं कि देखो ये गवर्नमेंट ने मतलब पार्लियामेंट से, संसद से ये जो है नियम आया है और ये हमको पसंद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो इतनी सारी खराबियाँ हैं, इसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, ये
संसद में मतलब ये एक्ट नहीं होना चाहिए, इसको निकाल दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर अगर सुप्रीम कोर्ट उनके मतलब फेवर में ले लेता है कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है, ये एक्ट जो गलत है, तो ऐसे टाइम पर वो अपना रिव्यू दे सकता है कि नहीं, ये जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है, नियम कानून बनाया है, ये गलत है और इसे सुधार करना होगा सांसद को, यानी संसद को सुधार करना होगा, ठीक है। पार्लियामेंट को इसे ठीक करना होगा इस एक्ट को, ठीक है। बट ये नहीं है कि अब जुडिशियली पूरा ही पावर रहता है, क्योंकि देखो पार्लियामेंट जो है एंड टाइम पे देखोगे तो जो पार्लियामेंट है उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहती है, ठीक है। और जुडिशियली के पास इतना पावर रहता है कि वो अपने रिव्यू दे सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम कर रहा है सांसद हमारा, ठीक है। संसद जो है हमारा गलत काम कर रहा है, उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, ठीक है, ठीक कर दो तुम लोग, और ठीक नहीं करोगे तो डाल दूंगा, बस इतना ही बोल सकता है वो, ठीक है। ये नहीं कि ये अब जुडिशियली खुद से ही अपना एक नया नियम कानून बना देगा कि देखो आज से हम लोग इस तरह से काम करेंगे। जुडिशियली एक तरह से नियम कानून खुद नहीं बनाएगा, वो बस एक तरह से रिव्यू दे देगा कि आपने ये नियम कानून बनाया वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बता देता है। उसके बाद देखो 11वां जो फीचर है वो ये है कि कंप्रोमाइज बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। यानी क्या कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि देखो जुडिशियली रिव्यू जो है वो अलग है और पार्लियामेंट के जो सोवरेनिटी, यानी देखो पार्लियामेंट क्या है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि मैं किसी का नहीं सुनूंगा, ठीक है। मैं मेरे पास पूरी पावर है, मैं जो चाहे वो करूँ, ठीक है। मतलब मेरे को जो डिसीजन लेना होगा मैं अपने से लूंगा, मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, ठीक है। कि कोई मान लो यूएसए मेरे को कुछ बोलेगा, या फिर कोर्ट वाला मान लो पार्लियामेंट ने बोला कि आज से एक काम करो, तुम लोग ये वाला नियम चालू कर दो, ठीक है। मतलब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आज से तुम लोग ये वाला नियम कोर्ट मतलब नियम चालू कर दो, तो ऐसे टाइम पर वो बात नहीं मानी जाएगी कि ये जज है ही कौन, इतना इसके पास पावर किधर है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब तक पार्लियामेंट में कोई चीज पास नहीं हो जाती, देखो सुप्रीम पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही होती है, कि जब तक लोकसभा राज्यसभा में जब तक कोई चीज पास नहीं हो जाती तब तक उसे हम एक्ट का दर्जा नहीं देंगे, आर्टिकल का दर्जा नहीं देंगे, और जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा तब तक उस चीज को माना नहीं जाएगा। तो बेसिकली जुडिशरी एक रिव्यू देने का बस काम कर सकती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, और हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास सॉवरेनिटी उसकी रहती है, ठीक है, उसकी सलामत रह जाती है कि भैया वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। अब मान लो संसद, लोकसभा, राज्यसभा में पास नहीं होता है कोई चीज एक्ट, तो फिर जब पास नहीं होता फिर टेंशन ही नहीं, तो फिर वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा 11वां फीचर है। उसके बाद देखो 12वां जो फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिवॉल्यूशनरी इन नेचर। यानी क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो चेंज लाने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसकी वजह से देखो हमारे समाज के अंदर अब इनजस्टिस कम हो जाएगा। मान लो कोई छोटी जात वाले को कोई बड़ी जात वाला परेशान करेगा तो तुरंत जाएगा पुलिस के पास, बोलेगा देखो ये मेरे को जाति के ऊपर मेरे को बोल रहा है, छुआछूत का बोल रहा है, या फिर जाति के ऊपर मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस उसे तुरंत पकड़ के लेकर चली जाएगी, जेल में लेकर चली जाएगी, जिसकी वजह से लोग उसके साथ फिर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के ऊपर मारपीट भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इनजस्टिस जितने भी हो रहे थे और जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी चीजें कम हो गई, क्योंकि हमने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इसके अंदर इस तरह का आर्टिकल्स बना दिए जिसकी वजह से हम मतलब समाज के अंदर अब भेदभाव या फिर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा बहुत कम हो गए। तो काफी ज्यादा एक तरीके से चेंज लाने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, ठीक है, बहुत बड़ा एक अच्छा चेंज लाने वाला नेचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा जो फीचर है वो है मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। यानी क्या कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अब फ्लेक्सिबल कैसे, अगर मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, ठीक है, अब कल को अगर वो आर्टिकल लोगों को सही नहीं लगता है, मान लो सिचुएशन अब अलग हो गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और सिचुएशन हो चुकी है, जिस हिसाब से पुराने आर्टिकल्स अब सही नहीं फिट बैठते, ठीक है, कि अब वो आर्टिकल सही नहीं है, तो इसको किस तरह से अब चेंज किया जाएगा। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई नियम कानून ही ना हो कि इसको चेंज करने का भी कोई नियम कानून होता है, तो ऐसे टाइम पर आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके अंदर देखो बेसिकली आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप चाहो लोकसभा के अंदर अगर मान लो ज्यादा वोटिंग होती है 50% से ज्यादा, तो आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट या फिर कोई भी नया आर्टिकल ला सकते हो। यानी कोई भी चेंज करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप ये कर रहे रहोगे तो आपको राष्ट्रपति से भी उतनी पूछने की कोई जरूरत नहीं रहती है। आर्टिकल 368 आपको इतनी पावर दे देता है पार्लियामेंट कि आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ भी अमेंडमेंट कोई भी कर सकते हो, चाहो तो कोई नया आर्टिकल्स ला सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कि आप प्रियम्बल के अंदर भी चेंज कर सकते हो अब, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान चुका गया है प्रियम्बल को, इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है कि अगर हम सिचुएशन को देखते हैं, अगर हमको लगता है कि कोई आर्टिकल सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, तो हम उसे आराम से चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद देखो हमारा जो 14th जो बेसिकली फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिंगल सिटीजनशिप। यानी क्या कि अगर मान लो आप इंडिया के अंदर हो, मान लो आप महाराष्ट्र के अंदर हो, ठीक है, अब महाराष्ट्र के अंदर हो तो आपके पास जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड क्या बताता है कि बेसिकली आप महाराष्ट्र के और इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, इंडिया में आप रहते हो। अब अगर मान लो आप चले जाते हो यूपी में, तब भी आप क्या बताओ यूपी में चले गए तो आपके यहाँ सिटीजनशिप इंडिया की चली जाती है? नहीं, आप उस टाइम पे भी अपना आधार का इस्तेमाल कर सकते हो, उस टाइम पे भी अपना बैंक का पासबुक इस्तेमाल कर सकते हो, सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली ये कहने का तात्पर्य बस इतना है कि देखो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को इस तरह का बनाया है कि अगर मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में रहते हो, मान लो आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो और आपके पास सिटीजनशिप है कि मतलब मैं इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे रहता हूँ, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो आप कल को तमिलनाडु भी चले जाते हो तब भी आपका वो जो सिटीजनशिप है वो लागू रहेगा, आपके पास वो रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये नहीं देखा जाएगा कि आप महाराष्ट्र को कि आप तमिलनाडु को, ये देखा बस जाएगा कि आप इंडिया के हो कि नहीं हो, ठीक है। तो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप बनाई गई है कि मतलब क्या कि हमें ये देखना है कि आप इंडिया के हो। अगर आप इंडिया के हो तो आप किसी भी कोने में रहो, चाहे जम्मू कश्मीर में रहो, चाहे मतलब कोई भी स्टेट में रहो, ठीक है, कर्नाटक रहो, तमिलनाडु रहो, किसी भी स्टेट में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वो सिटीजनशिप रहेगी। यानी एक सिंगल सिटीजनशिप है कि एक ही सिटीजनशिप से आप पूरे स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर घूम सकते हो। तो ये इसका चौथा फीचर है, ठीक है। उसके बाद देखो 15th जो फीचर है यानी 15 वाला जो फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो है टाइप ऑफ इमरजेंसी। यानी क्या कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे इमरजेंसी से रिलेटेड भी चीज़ें बताई गई है। मतलब क्या कि देखो अगर कल को मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई जैसा मान लो पाकिस्तान ने हमारे पर हमला कर दिया, ठीक है, जैसे कि 1971 में पाकिस्तान ने हमारे पर हमला कर दिया था, मतलब जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पर, तो बेसिकली जब पाकिस्तान ने 1971 में जब हमारे पर हमला कर दिया था तो उस टाइम पर हमारे पर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। वैसे ही एक बार मतलब 1960 के टाइम पे चाइना ने हमारे पर हमला कर दिया था, ठीक है। तो चाइना का जब ने हमला कर दिया, मतलब जब भी कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर देता है तो उसे हम नेशनल इमरजेंसी बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर देखोगे तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो ऐसी जो इमरजेंसी है, कोई मान लो प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करेगी, किसके पास कौन सी पावर रहेगी, तो उसके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी ही अच्छी तरीके से बताता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली 3 टाइप के, अगर देखोगे 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, ठीक है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का तो वही मतलब होता है कि मतलब जैसे मान लो जैसे 1971 में पाकिस्तान ने हमारे पर हमला कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमला हुआ था, तो क्योंकि देखो अब दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया तो उसे हम नेशनल इमरजेंसी कगार दे देते। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है, स्टेट के पास पावर रहती है कि कुछ क्षेत्रों का जो मतलब मान लो अब जैसे पाकिस्तान ने हमारा बेसिकली वेस्ट जो इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पर हमला कर दिया था, तो उस एरिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो उनकी पावर को छीन सकती है, चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। मान लो उनको लग रहा है कि ये जो आदमी है ये टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है तो इसको अरेस्ट भी कर सकती है, किसी को भी, और कोई रुकावट नहीं, कोई पूछताछ नहीं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का मन करता है जिसको चाहे अरेस्ट कर सकती है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि पूरी डेमोक्रेसी जो रहती है वो छीन ली जाती है उस एरिया में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, कि मतलब उस जगह पर नेशनल इमरजेंसी इसके वजह से, ठीक है। ऐसे ही बेसिकली ऐसे ही 1975 में भी हुआ था कि 1975 में देखो क्या किया गया था कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, बेसिकली इंदिरा गांधी जो थी, तो उस टाइम पर जो हमारे 1975 में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो है उसे लागू कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लागू होने की वजह से क्या होता है कि देखो नेशनल इमरजेंसी के अंदर कोई भी किसी को भी चाहे गिरफ्तार कर सकता है, किसी को भी घर के बाहर मतलब कुछ भी किया जा सकता है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के वो छीन लिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। अब क्योंकि देखो लोगों को फंडामेंटल राइट्स छीन लिया और बेसिकली इमरजेंसी लागू किया गया था, तो एक तरीके से देखोगे तो 1975 में लागू ये मोटिव से किया गया था, इलेक्शन जीतने के लिए किया गया था कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग थे, उन नेता लोग थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया जा रहा था, जेल में जबरदस्ती डाल दिया जा रहा था ताकि इलेक्शन जीत लिया जाए। तो मतलब एक तरह से देखोगे जो कांग्रेस पार्टी थी उन लोगों ने नेशनल इमरजेंसी अपने फायदे के लिए 1975 में किया था, तो मतलब उसी कारण से किया था। तो ये करीब मतलब 2 साल 3 साल तक ये इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। जब देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है और तब कोई इमरजेंसी लागू की जाती है कि भैया अब तो देश में प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे टाइम पर जब इमरजेंसी लागू की जाती है उसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बताता है कि मतलब आप उस टाइम पर क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या आपके पास पावर रहेगी, ठीक है, उसके बारे में भी बताता है। उसके बाद देखो
दूसरा जो बेसिकली हमारा इमरजेंसी होता है वो होता है स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, क्या स्टेट के अंदर कोई हमला कर देता है तब होता है। तो देखो स्टेट इमरजेंसी कब होता है, जैसे मान लो कि अगर एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे मान लो कांग्रेस की या फिर महाराष्ट्र के अंदर कैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब कल को मान लो ये जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, मतलब सरकार गिर जाती है। सरकार कैसे गिरेगी, तो देखो मान लो लोकसभा में उनकी जो बेसिकली जो सांसद की जो है, जो एमपी लोग जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी गिनती कम हो जाती है उनकी पार्टी के अंदर, ठीक है, मतलब कम सांसद अगर उनके पार्टी में हो जाती है, तो अगर बहुमत कम हो गई यानी 50% से कम लोग उनके पार्टी के अंदर होते हैं, लोकसभा के जो 50% जितने भी लोग हैं टोटल, उसमें से अगर 50% जो है अगर मान लो एक सरकार के पास रहते हैं, तब वो जो बेसिकली सरकार रहती है, पार्टी रहती है, वो सरकार बना सकती है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो अब जैसे हमारा लोकसभा है, मान लो लोकसभा के अंदर मान लो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब अगर किसी को सरकार बनानी है यानी किसी स्टेट का मतलब बनना है, स्टेट का कोई भी मतलब मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर, तो उसके लिए क्या करना रहता है, देखो कि वो जो लोकसभा है उसके अंदर बेसिकली जितने भी 100 लोग हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोग यानी कि मान लो 51 या फिर 52 जो सांसद लोग हैं वो आपके पार्टी के अंदर होने चाहिए, यानी एमपी लोग जो है 50 से ऊपर वो आपके पार्टी के अंदर अगर रहते तो आप सरकार बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई मतलब सरकार है जिनकी सरकार डूब गई, ठीक है, कम सांसद हो गए जिसकी वजह से डूब गई सरकार, अब ऐसे टाइम पर कोई भी स्टेट है उसके स्टेट में कोई भी अब सरकार नहीं है, ठीक है, कोई भी चलाने वाले नहीं है, कोई भी सीएम नहीं है। अब क्योंकि कोई भी सीएम नहीं है कंट्री स्टेट को चलाने वाला, तो उस टाइम पर स्टेट इमरजेंसी लागू की कर मतलब बोल दी जाती है कि हाँ भाई स्टेट इमरजेंसी हो गई है, कोई भी अब हमारे स्टेट के अंदर सीएम नहीं है, ठीक है। सीएम क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार गिर गई है, जो भी पुराने सीएम थे उनके, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो कोई भी सीएम नहीं रहता, स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, देखो हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कुछ गवर्नर्स को, ठीक है। गवर्नर कौन होता है, एक तरीके से ये राष्ट्रपति की तरह होता है, मैंने अभी आपको बताया था तो वापस से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो गवर्नर होते हैं ये जगह ले लेते हैं मतलब सीएम की, और जितने भी काम रहते हैं, जो भी चीजें रहती है मतलब स्टेट की, उसको संभालना शुरू कर देते हैं। मतलब जो जो चीजें सीएम कर रहा था वो सारी पावर जो है वो पहुंच जाती है गवर्नर के पास में। अब वो सारे काम कर सकते हैं, जो चाहे वो कर दे स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। अब देखो तीसरा जो टाइप होता है इमरजेंसी का वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर यही होता है कि कोई भी देश रहता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, यानी देश के पास अब पैसा नहीं रहता है, तो उसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। मतलब अब पूरा लूट चुके हैं, पैसा एक भी नहीं है हमारे पास, तो उसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर करते क्या है, तो वैसे देखोगे ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर एक बार भी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी कभी भी इतनी सिचुएशन नहीं खराब हो गई कि अब देश के पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। एक बार हुआ था 1991 में, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा कम थे, मतलब उस टाइम पे मनमोहन सिंह जो थे वो थे हमारे बेसिकली मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ था, हमारे पास जो है वो सिर्फ 15 दिन के ही पैसे बचे हुए थे, ठीक है, 15 दिन के पैसे बचे हुए थे, लेकिन हमने उस टाइम पर सरवाइव कर लिया और अपने आप को वापस से ऊपर कर लिया था, ठीक है। मतलब हमारी सिचुएशन पूरी एकदम जीरो नहीं पहुंच गई थी कि मतलब अब पैसा ही नहीं हमारे देश के पास। 15 दिन का हमारे पास पैसा था, लेकिन हमने फिर अपने आप को रिकवर कर लिया था, ठीक है। तो कभी भी हमारे देश के ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लागू हुई ही नहीं है। बट इसके अंदर होता क्या है, देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर अगर मान लो हमारे देश के पास अब पैसे नहीं है, पूरे खत्म हो गए, तो ऐसे टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है, जितने भी मान लो कि जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो काट लेती है। यानी क्या कि जैसे मान लो कोई 10,000 कमा रहा है तो अब सिर्फ उसको 5 ही हज़ार देगी या फिर 3 ही हज़ार देगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ अमाउंट जो रहता है जितने भी लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे रहते हैं उनकी सैलरी में से काट लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो जितने भी अब गवर्नमेंट है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को ही काट सकते, प्राइवेट सेक्टर वालों को तो काट नहीं सकते। तो ऐसा पहली बात तो किया जाता है कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे रहते हैं उनकी सैलरी काट ली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, तो देखो जितनी भी टैक्स रेट है, ठीक है, कि मतलब पहले मान लो जैसे 30% टैक्स देना रहता था लोगों को, तो अब क्या कर दिया जाता है 100%, 200%, मतलब टैक्स को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया जाता है। यानी मान लो कि अगर कोई चीज़ है आप मतलब 10 रुपये का खरीद रहे हो, तो टैक्स बढ़कर इतना हो जाएगा कि वही चीज़ आपको 20 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। यानी 5 रुपये का पेंसिल है तो 20 रुपये में खरीदो उस पेंसिल को, मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़, हर एक चीज़ में जीएसटी बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, ताकि मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल सके और वो वापस से रिवाइव कर सके, ठीक है।
तो यही होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। बस जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सैलरी को छुआ नहीं जाता है, क्योंकि बेसिकली उनकी सैलरी को मतलब एक इज्जत देने के लिए कि उनके पास जितनी सैलरी रहती है उसमें से एक भी रुपया काटा नहीं जाता है। बट काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं या फिर काफ़ी सारे नेता रहते हैं उनकी सैलरी को दिया ही नहीं जाता ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे रहते हैं छोटे मोटे, तो उनकी सैलरी में से कुछ पैसे अमाउंट काट लिए जाते हैं, ठीक है, कम पैसे दिए जाते हैं उन लोगों को। तो ये मतलब मेनली फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे किया जाता है। और टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि 30-40% ही बस किया जाता है, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम में बढ़ा दिया जाता है, ताकि मतलब पैसा मिल सके हमको, कि जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा है तो वहाँ से हमारे पास पैसा है गवर्नमेंट को, और वापस से वो रिवाइव कर सके। तो यही होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर हमारा जो 4th चैप्टर जो है 4th यूनिट वो भी अब हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हमारा 5th चैप्टर है शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो बेसिकली सेमेस्टर 1 है पूरा फाउंडेशन कोर्स का वो भी फिनिश हो जाएगा। तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी यहाँ तक हमारे 4th चैप्टर के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया है। एंड इसका देखो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन नहीं, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी वन शॉट की, यहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।